एक छोटी सी क्वेरी आई थी, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सवाल जो है ना, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। इसमें 2 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन के अंदर ही नजर आ रहे हैं आपको। जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क नजर आ जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि मिसिंग फिगर का न्यूमेरिकल है, और इसमें ये फिगर्स जो मिसिंग है यही आपको फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक क्लू दे सकता हूं, फिर आप खुद सॉल्व कीजिएगा। और वो क्लू ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल को निकालने के 2 तरीके हैं। या तो आप बिगिनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस को ऐड कर लें, या फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एंडिंग इन्वेंट्री को ऐड कर लें। मैं आपको इसके लिए जो है आपका सोल्यूशन दिखाता हूं, मगर सोल्यूशन दिखाने के बजाय मैं आपको इधर कैलकुलेशन बता देता हूं। एज्यूम करें कि आपने आपकी बिगिनिंग इन्वेंट्री पीरियड के शुरू में 2 लाख रुपीस थी, सही है। फिर आपने क्या किया, आपने मजीद परचेजेस की। कितनी परचेजेस की आपने? तो परचेजेस को ऐड करेंगे आप, परचेज आपने किए 7 लाख की, तो आपके पास टोटल इन्वेंट्री जो हो जाएगी वो कितने की हो जाएगी? 9 लाख। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सुन लें आप, ताकि आप गौर से इसको आराम से कर सकें। लेस कर लें इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री। अभी मैंने इसमें से परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, नेसेसरी पेमेंट उसको इग्नोर किया है। उसका इजाफा करके भी आप यही करेंगे। एंडिंग इन्वेंट्री बेटा ऐड कर लो ना, उसको जो होता है वो सारा काम होगा ना जैसे होता है। अभी हम उन तमाम की जगह पे सिर्फ परचेज को ले रहे हैं, सही। वो जो होता है सब वैसे ही होगा इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट के मुताबिक। 40 चीज को कॉम्प्लेक्स नहीं करें। 40,000 की इन्वेंट्री बच गई है हमारे पास, तो इसका मतलब है कितने की इन्वेंट्री बिक गई? ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब हम ये आपको बता रहे हैं कि एक चीज ये है कि अगर आपके पास ये जो अमाउंट है ना, दिस इज फोकल अमाउंट, इसको निकालने के लिए आप इन दोनों को ऐड कर लो या इन दोनों को ऐड कर लो, यही आ जाएगा। इस क्लू से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप देखें खुद जाके कि इसमें ये वाली अंडरस्टैंडिंग कैसे यूज होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में बात कर रहा हूं, आप इसको ट्राई कीजिएगा। इसमें एक चीज तो ये है, और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं चले, और कि इसमें LIFO मेथड यूज हो रहा है, FIFO यूज नहीं हो रहा। अगर इसमें FIFO यूज होता ना तो ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकता था। LIFO यूज हो रहा है तो ये सॉल्व हो सकता है। नाउ यू डू इट योरसेल्फ। ओके, बस ये दो चीजें बता। अच्छा, सवाल और है कोई? हाँ बोले। और सवाल पूछा जा रहा है भाई जी, कौन सा सवाल है जी? कुछ भी हो सकता है, फिर आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से कर दें। हम बेटा LIFO से नहीं करना, फिर FIFO एवरेज में से किसी से कर दें। यही तो मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी आपको खुद गौर व फिक्र करके करना है, क्योंकि नॉर्मली FIFO की एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा होती है, LIFO की एंडिंग इन्वेंट्री कम होती है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। FIFO मेथड हैज बीन यूज्ड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, यानी इन्होंने FIFO मेथड से इन्वेंट्री कंप्यूट की थी, और उसकी वजह से ये इनकम आई है 27,500 2010 में, 2011 में 40,000, 2012 में वगैरह वगैरह। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने FIFO से एंडिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट किया था, तो FIFO से एंडिंग इन्वेंट्री ये आ रही थी। अगर LIFO से करते तो एंडिंग इन्वेंट्री ये आती। अभी बोल रहे हैं अगर LIFO से एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करते ना तो क्या प्रॉफिट होता वो बताओ। तो आप देखें ना, LIFO से जब एंडिंग इन्वेंट्री कम आती तो प्रॉफिट भी कम हो जाता, तो बस ये प्रॉफिट आप उसमें से माइनस कर दें, तो नई इनकम आ जाएंगी सारी। ये तो सिंपल सी चीज है। अब दूसरे में देखिए क्या बोल रहे हैं, LIFO से इन्वेंट्री कंप्यूट कर रहे हैं तो ज्यादा आ रही है। अब ज्यादा आ रही है इन्वेंट्री, तो एंडिंग इन्वेंट्री बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, तो इस प्रॉफिट को बढ़ा देना। एंडिंग इन्वेंट्री जब भी बढ़ाओगे ना प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। इधर भी क्या हो रही है, इधर कम हो रही है तो प्रॉफिट कम कर देना। भाई ने कितने से कम करोगे? इसके डिफरेंस से, इन दोनों के डिफरेंस से प्रॉफिट को कम करेंगे, और इधर इन दोनों के डिफरेंस से प्रॉफिट को कम करेंगे। सिर्फ इधर इन दोनों के डिफरेंस से प्रॉफिट को बढ़ाएंगे।
अगर आप किसी और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड को यूज करते थे और आपने मेथड चेंज, आप चाह रहे नहीं उस मेथड से नहीं करते, अगर हम इस मेथड से करते तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आता था। तो पुराना प्रॉफिट जो आपने निकाला हुआ है उस प्रॉफिट को आप लिखेंगे, और दूसरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड जो आप यूज कर रहे हैं उसकी वजह से अगर इन्वेंट्री आपकी बढ़ जाएगी तो जितने से वो इन्वेंट्री बढ़ जाएगी ना उतने से प्रॉफिट बढ़ा लें, आपका नया प्रॉफिट निकल जाएगा। जैसे इसे 2010 में है ना, 12,000 से इन्वेंट्री कम होती अगर हम लाइफो से करते तो 12,000 से प्रॉफिट भी कम होता। फिर इन्वेंट्री कम होती तो कॉस्ट ऑफ गुड्स ज्यादा होती ना, तो प्रॉफिट कम हो जाता ना। सही है, तो इसको इस तरीके से करेंगे। और कोई सवाल? खुद करना है आपने, मैं तो समझा तो कर लेंगे आप लोग। और बताएं। ओके, हम लोग पढ़ रहे थे IAS 2 में लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, तो उसमें कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। सही है, तो हमने आपको ये हैंडआउट, इसका सोल्यूशन इस वजह से नहीं भेजा क्योंकि जो है अभी हम प्रोसेस में थे और हमने अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो हमने क्या देखा था कि सबसे पहला स्टेप क्या है, छुट्टी करना। सबसे पहला स्टेप क्या है, छुट्टी करना, ताकि आपको समझ में ना आए। ओ भाई टाइम पर आओ, डेली आओ यार, एक भी छुट्टी अलाउ नहीं है। तो सुनिएगा, स्टेप क्या है, सबसे पहले कॉस्ट पता होनी चाहिए। दूसरा स्टेप है आप उस इन्वेंट्री की NRV निकालेंगे। NRV कैसे निकलती है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट को लेस करेंगे, NRV आएगी। NRV और कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। इफ NRV इज लोअर, इन्वेंट्री की वैल्यू को कम करके इन्वेंट्री NRV लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे, और NRV ज्यादा है तो इन्वेंट्री को कॉस्ट पे ही रहने देंगे। दिस वाज अवर मेथड। तो हमने अब सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने थोड़ी कैटेगरीज बनाई हुई है, उनको हम डिवाइड कर लेंगे। ये बोल रहे हैं 8 लाख की टोटल इन्वेंट्री मौजूद है हमारे पास दिसंबर 31, 2013 को। ये 8 लाख इन्वेंट्री की कॉस्ट है। अब कल मैंने इसमें सारी डिस्कशन कर ली है, तो आज हम उसके आगे पढ़ रहे हैं। आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, और आज मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। गौर से उसको समझिएगा, वो सिर्फ IAS 2 में नहीं, वो हर जगह यूज होगी, जो अभी इसके बाद हम एंड में बात करेंगे। 8 लाख इन्वेंट्री की कॉस्ट है, और ये कह रहे हैं कि भाई हम इन्वेंट्रीज को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक क्या है, गुड स्टॉक है, जो कितना है 75%। 15% क्या है स्लाइटली डैमेज, और 10% क्या है डैमेज। अब ये 75% के बारे में क्या बोल रहे हैं कि 8 लाख का 75% जो इन्वेंट्री है वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस से बिकेगी। और नॉर्मल सेलिंग प्राइस इनकी क्या होती है कि जो भी कॉस्ट होती है उसमें 75% प्रॉफिट को ऐड करके ये बेचते हैं। अगर हम तीनों कैटेगरीज को पहले लिखें, पहली इन्वेंट्री क्या है हमारी, गुड स्टॉक। गुड स्टॉक के बारे में इन्होंने बताया कि कितना परसेंट है, 75%। ये भी हमने लिख लिया। %75 सही है। इसके अलावा हमारी दूसरी इन्वेंट्री इन्होंने हमें क्या बताई, 15% है स्लाइटली डैमेज। तो हम इसकी अलग कैटेगरी बना लेंगे, स्लाइटली डैमेज्ड। ये कितनी है, ये इन्होंने बताया है कि 15% है, तो हम लिख देंगे भाई 15% स्लाइटली डैमेज है। इसके अलावा इन्होंने हमें क्या बताया कि 10% जो है ना वो डैमेज है, ऐसी डैमेज है कि इसे रिपेयर नहीं कर सकते, जबकि स्लाइटली डैमेज में रिपेयरिंग हो सकती है। तो कितने परसेंट है ये हमारे पास, 10%। ठहर जाए, इन्होंने ये बताया है कि 15% जो स्लाइटली डैमेज है उस पर 10% अगर आप सेल वैल्यू का खर्च करें तो ये बिक जाएगी, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बिक जाएगी। जबकि जो 10% डैमेज है वो उस पर आप काम नहीं कर सकते, मजीद उसको उसी हालत में सेकेंडरी मार्केट में नॉर्मल सेलिंग प्राइस के 60% पर बेचेंगे। यानी अगर एक इन्वेंट्री 1 लाख की बिकनी थी तो वो 60,000 की बिकेगी, 60% वैल्यू में बिकेगी, 40% वैल्यू हमें नहीं मिल सकती, और डैमेज इन्वेंट्री पे कोई काम नहीं हो सकता, इन्होंने मना कर दिया। अब पहले तो हम इनकी अमाउंट निकाल लें जरा। कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट टोटल कितनी है, 8 लाख। 8 लाख की इनकी टोटल इन्वेंट्री है, जिसमें से 6 लाख हमारी कौन सी है, गुड इन्वेंट्री, 15% स्लाइटली डैमेज, और डैमेज है हमारी
तो ये देखिए इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि हमारी 8 लाख की इन्वेंट्री में से कौन कौन सी इन्वेंट्री कितने कितने की है। इस इन्वेंट्री के बारे में क्या फरमा रहे हैं, इस इन्वेंट्री के बारे में फरमा रहे हैं गुड इन्वेंट्री है, कोई इसमें एनआरवी लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर बिक रही है। नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है, कॉस्ट का 125%। देखिए दो तरीके से आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि जो 6 लाख की इन्वेंट्री है ना, ये 25% प्रॉफिट पे बिकेगी, तो आप 6 लाख का 25% निकालें और फिर ऐड कर लें कॉस्ट में, या फिर आप डायरेक्ट 6 लाख का 125% निकालें। ये कैलकुलेट करके देखना पड़ता है साथ साथ, ऐसे नहीं होता ये। आप 6 लाख का 125% पहली बात है 25% निकालें, 6 लाख का 25% कैलकुलेट करें ना, कैलकुलेटर नहीं अल्लाह ने दिया है ना आपको, तो 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट को आप ऐड कर दें कॉस्ट में, 7.5 लाख हो गया। अब ये 7.5 लाख डायरेक्ट भी निकल सकता है। कैसे, आप डायरेक्ट 125 से मल्टीप्लाई कर दें। 125 में 100% कॉस्ट होगी, 25% प्रॉफिट होगा, तो वो फिर 125% क्या करता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को डायरेक्ट निकाल देता है। तो आप मल्टीप्लाई करें 6 लाख मल्टीप्लाई में 125 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ रहा है, आ गया हमारे पास 7,50,000। ये अभी हम लोग परसेंटेज से गेम आने वाला है बेटा, ये कैलकुलेट किया करो। अच्छा, तो हमारा नॉर्मल सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है। देखिए यहाँ पर 125% को ना सिर्फ 1.25 भी बोल सकते हैं आप। 125% का मतलब क्या है, 125 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड। तो अगर 125 को डिवाइड कर दूं 100 से तो क्या आएगा 1.25। तो आप डायरेक्ट 6 लाख को 1.25 से मल्टीप्लाई करें तब भी 7.5 लाख आ जाएगा। करें करें करके देखा करें, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.25 यानी कि 7,50,000 निकालने के 3 तरीके मिल गए आपको। या तो 6 लाख पर 25% लगाएं, प्रॉफिट निकालें 1.5 लाख का, 1.5 लाख को भी 7,50,000 में ऐड करके सेलिंग प्राइस 7.5 लाख निकाल लो, या फिर 6 लाख को मल्टीप्लाई करो 125% से तो भी 7.5 लाख आ जाएगा। 7 लाख कितना आ रहा है बेटा, आप मुझे बताएं 6 लाख का 25% कितना बनता है, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख आप 6 लाख में ऐड करेंगे तो 7.5 लाख ही होगा ना, सही है। तो या तो आप करें, दोबारा बताना पड़ेगा, या तो आप क्या करें 25% प्रॉफिट निकालें और उस प्रॉफिट को ऐड कर लें। कुछ लोग होते हैं अटेंशन सीकर और वो अजीब होते हैं, सही। 25% आप कॉस्ट में, अब दूसरे की तरफ क्या देख रहे, तुम्हारी बात कर रहा हूं बकर। 25% आप कॉस्ट में ऐड कर लें, या फिर डायरेक्ट 125% निकाल लें, या फिर आप 1.25 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये तो पहली इन्वेंट्री है ना, गुड स्टॉक, इसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस हम निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.25 से। तो देखिए इसकी 7.5 लाख नॉर्मल सेलिंग प्राइस आ गई, और इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस भी 7.5 लाख की होगी। और इसको कंप्लीट करने के लिए कोई हमारी कॉस्ट नहीं लगेगी, ना ही एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट है, ना एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल है। तो इसकी एनआरवी भी क्या होगी, 7.5 लाख। इसका मतलब क्या हुआ आप बताएं, इस इन्वेंट्री में कॉस्ट लोअर है या एनआरवी लोअर है, कॉस्ट लोअर है, तो भाई इसको 6 लाख पर ही रहने देंगे, इसमें कोई एनआरवी लॉस नहीं होगा, 0 एनआरवी लॉस, इसमें कोई मसला नहीं है। हमें तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उस पर काम थोड़ी करना होता है, हमें तो इसकी वैल्यू कम हो गई है, एनआरवी इसकी कम है, उस पर काम करना। अब इस पे देखें आप, स्लाइटली डैमेज के बारे में क्या फरमा रहे हैं कि 15% जो स्लाइटली डैमेज है उसको आप सही कर सकते हैं। कैसे सही कर सकते हैं, जो उसकी सेल वैल्यू होगी, जितने में उसे बिकना है, उसका 10% आपको खर्चा करना पड़ेगा और उसको फिर आप सेलेबल बना सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, कॉस्ट टू कंप्लीट कहेंगे, कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू कंप्लीट। अब ये कह रहा है 10% ऑफ सेल वैल्यू, गौर से पढ़ना पड़ता है। अगर ये कहता है 10% ऑफ कॉस्ट, तो भी ये 10% ना, इसकी कॉस्ट कितनी है 1,20,000, इस पर लगाते, मतलब कितना खर्चा होगा इस पर मजीद, इसके लिए इसने बताया 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। और ये जो 1,20,000 है ना, ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये इसकी कॉस्ट है। तो ये 10% 1,20,000 पे अप्लाई नहीं होगा, बल्कि हम इसकी पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे, नॉर्मल सेलिंग प्राइस। और नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका उसने बता दिया है, और वो क्या है 125% निकाल लो, तो इसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस 1,50,000 है। इट मीन कि अगर ये इन्वेंट्री स्लाइटली डैमेज ना होती तो ये मार्केट में 1,50,000 की बिकनी, इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होती, नॉर्मल सेलिंग प्राइस 1,50,000 होती। लेकिन अभी भी इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस यही है, 1,50,000 की मार्केट में बिकेगी, नॉर्मल प्राइस पर ही बिकेगी। लेकिन इसको बेचने के लिए आपको इसे सही करना पड़ेगा, और 10% लगेगा किसका, ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस का 10% आपको लगाना पड़ेगा। ये उसने हमें बताया है
10% मतलब 0.1, 15,000 रुपये लगेंगे आपके। इसका मतलब है, अच्छा अब सेल करने के लिए कोई वैल्यू नहीं लगेगी। इसका मतलब है इसकी एनआरवी कितनी, अगर आप इस इन्वेंट्री को बेचेंगे तो 1,50,000 की बिकेगी, लेकिन 15,000 रुपये आपको इस पर लगाने पड़ेंगे, तो ये इन्वेंट्री सिर्फ आपको 1,35,000 रुपये कमा के दे सकती है। जबकि इसकी कॉस्ट कितनी है, 1,20,000। तो एनआरवी देखिए मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है ना, ये इस वजह से किया हुआ है कि कंपेयर इन दो को करना है, बाकी तो बीच में सारी कैलकुलेशन चल रही है। ये एनआरवी को कैलकुलेट करने का के लिए हम काम कर रहे हैं, ये पूरा एनआरवी को कैलकुलेट करने के लिए काम किया गया। और कॉस्ट तो हमने बस यहाँ पे निकाल ली थी, उसने बताया था 8 लाख की परसेंटेज दे दी थी उसने। ये काम कॉस्ट का है और ये पूरा कॉस्ट काम किसका है, एनआरवी का। अब इसमें एनआरवी कम है, कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम है तो बस इसको कॉस्ट पर ही रहने देंगे और इसमें भी हमें कोई लॉस नहीं हुआ। अब आ जाए थर्ड वाली में। थर्ड वाली कितने की, 80,000 की। इसके बारे में क्या फरमा रहे हैं कि ये जो 10% डैमेज है ना, इसका सिर्फ 60% हमें रिकवर हो सकता है। इसका किसका 60%, नॉर्मल सेलिंग प्राइस का। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10% है, पहले इसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकालो। कैसे निकलेगी, मल्टीप्लाई करेंगे 1.25। इंडस्ट्री में प्रॉफिट ऐसी, सेलिंग प्राइस ऐसी निकलती है, जो कॉस्ट होती है ना उस पर एक परसेंटेज अप्लाई करके, ये नॉर्मल तरीका है करने का। अच्छा इसकी भी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी होगी, नहीं ना 1 लाख नहीं, 1 लाख थोड़ी होगी। ये बता रहे हैं कि इसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस तो 1 लाख है, ऊपर वाले की नॉर्मल सेलिंग प्राइस भी 1,50,000 थी और एस्टिमेटेड भी 1,50,000 थी, क्योंकि बिकना 1,50,000 का था उसको। लेकिन ये वाली जो इन्वेंट्री है ना, ये 1 लाख की नहीं बिकेगी। इसने बताया है, देखें कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस की निकालो, फिर उसका 60% कैलकुलेट करो, वो उसकी प्राइस होगी कौन सी, एस्टिमेटेड। इसका मतलब है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इसका 60% है। तो देखें आप गौर, देखें गौर से करें, स्लाइटली डैमेज के अंदर जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, दोनों सेम है। क्यों, क्योंकि ये इन्वेंट्री नॉर्मल तरीके से बिकेगी। भाई इसमें थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसकी एनआरवी थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन वो कॉस्ट से फिर भी ज्यादा है। लेकिन इसकी जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है ही नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल इन्वेंट्री नहीं है। इस इन्वेंट्री को हम 15,000 रुपया खर्चा करके नॉर्मल कर दे रहे हैं, लेकिन इसी वजह से 1,50,000 की ही मार्केट में बिक रही है, जबकि इसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस 1 लाख है, 1 लाख की मार्केट में नहीं बिक रही, 60 की बिक रही है। इसको कंप्लीट करने के लिए कोई खर्चा करने की आपको जरूरत नहीं है। अब इसकी एनआरवी ही कितनी होगी, 60,000 की। एनआरवी कैसे निकलती है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में तो दोनों को लेस कर देंगे। और इसने कुछ नहीं बताया कि डैमेज इन्वेंट्री पर कॉस्ट टू कंप्लीट लगेगी या कॉस्ट टू सेल लगेगी या नहीं, तो हम बोलेंगे भाई यही रिकवर होगा मार्केट से। कितना, 60,000। 80,000 वाली इन्वेंट्री मार्केट में कितने की बिक सकती है सिर्फ, तो इसका मतलब है इसकी असल वैल्यू 80 है ही नहीं, इसकी असल वैल्यू कितनी है, 60,000। तो इसमें हमें लॉस हो गया। लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी ये रही, जबकि इन्वेंट्री कितने की रिकॉर्ड हुई भी 80 की, तो टोटल 20,000 का हमें एनआरवी लॉस हुआ है और टोटल लॉस भी हमारा ये 20,000 ही है। अब हम एंट्री बना देंगे, एनआरवी लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। मतलब जब आपके पास ये आएगा ना न्यूमेरिकल लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी वाला, तो आप पहले से एज्यूम नहीं कर लीजिए कि एनआरवी लॉस होगा। हो सकता है कि आप कैलकुलेट करें और सबकी एनआरवी जो है वो कॉस्ट से ज्यादा आ रही हो, सही, वो तो कैलकुलेट करने के बाद मालूम चलेगा, सही। ये हमने एक और क्वेश्चन कर लिया, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। अब मुझे बताएं, 2 नहीं है, ये 2 है, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया, 1 कर लिया, 3 भी हो गया आई थिंक, है ना, हाँ ओके। 4 नहीं किया, 5 हो गया, तो पहले हम लोग 4 कर लेते हैं, फिर उसके बाद 5 में जाएंगे। 5 में आपको मार्जिन और मार्कअप के बारे में हम बताएंगे। मार्जिन और मार्कअप परसेंटेज का मामला है ये, और ये बहुत यूज होता है, ना सिर्फ एफएफए में, ये आपको मतलब ये परसेंटेजेस देकर घुमा सकते हैं। पूरा टॉपिक आता है, आपको अगर परसेंटेजेस घुमा के दे देना तो गलत हो जाएगा आपसे। और जो एफसीएम में आएगा हमारा कॉस्टिंग का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एसएमए कॉस्टिंग में तो परसेंटेजेस ही परसेंटेजेस होती है, उसी से सारी कैलकुलेशन होती है। तो अगर आपको मार्जिन और मार्कअप नहीं मालूम है, इसमें आप कंफ्यूज हैं, तो फिर गलतियां होती हैं सारे न्यूमेरिकल। सब कुछ सही करके आओगे, परसेंटेज उल्टी लगी हुई होंगी, तो सारे न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। इसी वजह से जो अभी मार्जिन और मार्कअप की डिस्कशन होगी, इसको गौर से सुनिएगा और इस पर तहकीक कीजिएगा बाद में मजीद, यानी इसको आप लिफ्ट करवाते रहें, इसको हर जगह से पढ़ें कि मार्कअप मार्जिन जहां आया आपकी वो जो है ना पूरे कान आंखें सब खुल जाना चाहिए कि हाँ भाई गौर से मुझे जो है इस चीज को सुनना है। क्योंकि आप खुद एज्यूम करें ना, एक न्यूमेरिकल पूरा आपको आता है, लेकिन परसेंटेज आप गलत लगाकर अमाउंट गलत कैलकुलेट कर लिया आपने, तो पूरा सही कैलकुलेट हुआ है लेकिन वो उसको नंबर नहीं दे सकता आपको।
तो असल में आपका टॉपिक तो आपको आता है, लेकिन वो परसेंटेज गलत होने की वजह से जब आपकी गलती होगी तो आपको दोबारा जब पेपर देना पड़ेगा ना, बड़ी तकलीफ होगी, आपको तकलीफ होगी ना। ऐसे में दोबारा देना पड़ जाए तो आप बोलेंगे यार, एक तो मेरा 3 महीने की सैलरी ज़ाया हो गई, तो मेरा वो इंक्रीमेंट हो जाता। क्योंकि जब आप ऐसे में दे रहे होंगे तो आप फील्ड में होंगे ना, शाम में आगे पढ़ रहे होंगे। कासिम इंटरनेशनल हैज, अभी इसमें नहीं है ऐसे, ये तो सिंपल सवाल है। कासिम इंटरनेशनल हैज इंपोर्टेड गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, इंपोर्ट किया है इन्होंने, तो जो इंपोर्ट किया वो इनकी इन्वेंट्री है। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू दीज गुड्स। अच्छा, एक्सपेंसेस लिख दे तो जरूरी नहीं है वो एक्सपेंसेस हो। एक टर्म होती है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब होता है पेमेंट, और ये पेमेंट एसेट की भी हो सकती है, एक्सपेंस की भी हो सकती है। इफ आई एम मेकिंग एन एक्सपेंडिचर तो जरूरी नहीं है वो एक्सपेंस हो। एक्सपेंस है एक्सपेंडिचर में फर्क है। एक्सपेंस पेमेंट को कहते हैं, पेमेंट तो एसेट की भी हो सकती है, एक्सपेंस की भी हो सकती है। लेकिन एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, ये पेमेंट हमने की है और ये यूज होकर बेनिफिट दे चुकी है, ऐसा लगना चाहिए ना। अब ये लिख रहे एक्सपेंसेस है, लेकिन ये एक्सपेंसेस नहीं है, ये एक्सपेंडिचर्स हैं। इन्हें यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखना चाहिए था, बहरहाल इनकी मर्जी। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू दिस। अब स्टूडेंट बेचारा जब भी तो कंफ्यूज होता है कि लिखा हुआ एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस तो इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं ना, इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड थोड़ी होते हैं। जबकि आगे देखें दिया हुआ क्या है इन्होंने, इनवॉइस अमाउंट 2 लाख। क्या मतलब, सप्लायर को जो पेमेंट की है ना इन्वेंट्री की वो 2 लाख है। इंपोर्ट ड्यूटी एंड अदर नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस, व्हाट इज दिस। कल आपको बताया था मैंने कि इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालते वक्त कौन कौन सी पेमेंट्स ऐड होंगी और कौन कौन सी इग्नोर होंगी। तो ये इंपोर्ट ड्यूटी अगर अलग से देता लिखकर तो क्या ऐड होता वो, यस, इंपोर्ट ड्यूटी भी टैक्स है। और इसने लिख दिया है कि नॉन एडजस्टेबल है, मतलब कहीं से मिलेगा नहीं। देखिए, एक टैक्स होता है एडजस्टेबल टैक्स, आप कहीं पे कर देते और जब फाइनली आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना होता है या सेल टैक्स रिटर्न, तो वो एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट मतलब अपने टोटल टैक्स लायबिलिटी में से वो वाला माइनस कर दो जो आपने पीछे पे किया था। तो यहां पर ये बोल रहा है नहीं, ये नॉन एडजस्टेबल है, इसका मतलब है इसको इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और लेबर हैंडलिंग चार्जेस, लेबर हैंडलिंग मतलब लोडिंग अनलोडिंग, तो ये भी ऐड होगा। अब ये तो तमाम पेमेंट्स हुई ना, ये एक्सपेंसेस नहीं है, ये इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो फिलहाल तो जब इन्वेंट्री खरीदी है तो ये एसिड है, तो इस वजह से इसको क्या लिखना चाहिए था ऊपर, नहीं, एक्सपेंसेस की टर्म की जगह पे उसे एक्सपेंडिचर लिखना चाहिए था। अभी एक टॉपिक पढ़ेंगे आप टेंजिबल फिक्स एसेट का, वहां पे हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या फर्क है। पहले भी आपको बता चुका हूं कुछ हद तक। अब मुझे बताएं, ये जो इन्वेंट्री है इसकी कॉस्ट निकली हुई थोड़ी है, यहां तो आपको कॉस्ट खुद निकालनी पड़ेगी। इस 2 लाख में ये जो 65,000, 12,000 और 5,000 ऐड करेंगे ना, तब इन्वेंट्री कॉस्ट आएगी। 65 और 5 70, 2,70,000 और 2,80,000, 2,82,000 हो गया। 2,82,000 की इन्वेंट्री है ये। आगे और से हो सकता है और भी कोई कॉस्ट हो। द कंपनी हैज एक्वायर्ड, देखिए ये ऐसा सवाल है, पिछले जितने क्वेश्चन किए उसमें कॉस्ट गिवन थी, ये ऐसा सवाल एनआरवी निकाल कैलकुलेट करनी पड़ जा रही थी हमको। इस क्वेश्चन के ना कॉस्ट गिवन नहीं है, हमें कॉस्ट कंप्यूट करनी पड़ेगी। The company has acquired a warehouse on rent to store the imported goods until they are being sold out. The rent is 60,000 per annum. पूरे साल का रेंट है 60,000। क्या ये इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं, ये सेलिंग एक्सपेंस है और ये एनआरवी निकालने में भी यूज नहीं होगा, ये बस सेलिंग एक्सपेंस है। ये द एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस आर 15,000। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि भाई इन्वेंट्री को सेल करने के लिए 15,000 रुपए लगेंगे, ये सेलिंग एक्सपेंस। अच्छा, आगे आए, the selling price of imported goods is 3,40,000. This is normal selling price. Due to the rain in the city, the goods were affected. चलो भाई, बारिश हुई और हमारी जो छत थी वो टीन की थी, तो बारिश का पानी वानी आ गया। या the net realizable value of the goods is assessed to be 2,75,000. कितनी खूबसूरत बात की है इन्होंने। क्या बात की? अरे बेटा, आखिरी सेंटेंस के बारे में बताओ। आखिरी सेंटेंस बहुत अच्छा है। एनआरवी निकाल के दे दी। अब एनआरवी निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, वरना लिखा हुआ है ना द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब स्टूडेंट बोला सर एनआरवी कहाँ है, ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू लिखा हुआ है। तो क्योंकि हम लोग एनआरवी बोलते रहते हैं ना, तो वो फुल फॉर्म में आ जाए तो फिर आप ढूंढ रहे हैं एनआरवी तो है ही नहीं यार इसमें, तो लिखी हुई बेटा द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द गुड इज असेस्ड टू बी 2,75,000। ये होता है पेपर में, थोड़ी टेंशन होती है ना। अब जब एग्जाम देंगे तो एक तो कैमरे भी लगे होंगे, 4-5 बंदे घूम रहे होंगे आपके आगे पीछे। अगर आप जरा सा भी हिलेंगे तो आपको फिर हो सकता है उठाए पे आ जाए आप। तो बड़ा एहतियातन, बहुत एहतियात से पेपर में बड़ी सख्ती होती है। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर तो थोड़ा रिलैक्स माहौल होता है ना, लेकिन
दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी, यहाँ पे बहुत सख्ती होती है, सीए में भी, यहाँ पर भी एहतियात करनी जरूरी है। तो सेल एनआरवी तो मिल गई, हमें क्या निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो कॉस्ट में जो ये नीचे पैराग्राफ आ रहा है ना, इनमें से कोई भी चीज ऐड नहीं होगी भाई, सारे ऐड कर लेने, कॉस्ट आ जाएगी, एनआरवी से कंपेयर कर लो, कर लोगे खुद। अब इसमें रिक्वायर्ड नंबर 1 में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द लैंडेड कॉस्ट ऑफ द गुड। लैंडेड कॉस्ट मतलब उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है। लैंडेड कॉस्ट का मतलब है जब तक स्टोर रूम में ना पहुंच जाए तब तक की कॉस्ट। तो वो कितनी आ रही है, 280। अच्छा, एनआरवी कितनी है, 275, ये तो कम हो गई। तो बोला शो एट व्हाट अमाउंट विल द इन्वेंटरीज बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एनआरवी, और एनआरवी कम हो गई है, इस वजह से आप 2,75,000 पर इन्वेंट्री को अपनी बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आई थिंक मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखा देता हूं। इस तरीके से आप इसे अटेम्प्ट देंगे, अगर सॉल्व हुआ हो तो, नहीं हुआ हो सही है, मतलब लास्ट क्लास में ही मैंने स्टूडेंट को दे दिया था, खुद कर लेना। ओके, अब हम जा रहे हैं मेन अपनी डिस्कशन की तरफ जो आज हमें करनी है। अब मुझे एक बात बताएं, आप गौर से सुनिएगा। देखिए, एनआरवी को कॉस्ट से कंपेयर करके आप जो है वो, अगर एनआरवी कम हो गई है तो एनआरवी पे इन्वेंट्री को ले जाएंगे और एनआरवी लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे, और अगर एनआरवी ज़्यादा है तो कॉस्ट पर रहने देंगे, एनआरवी लॉस नहीं होगा। ये बात, ये सारी बातें आपको पता चल गई। लेकिन पेपर में आ गया ये सवाल, पेपर में आ गया ये सवाल, और वो बोल रहा है भाई ये करके दिखाओ। अब इसमें ये क्या कर रहा है, ये आपको क्या क्या दे रहा है, देखिए कॉस्ट दे रहा है ए बी सी डी ई एफ, ई सिर्फ ई, ए बी सी डी ई, जोश में आ जाना, सही नहीं है, तो ए बी सी डी ई, ये इसकी कॉस्ट दे रहा है कि ये ए इन्वेंट्री 1 लाख की, ये सारी एंडिंग इन्वेंट्रीज हैं, ये सब इन्वेंट्रीज एंडिंग है, परचेजेज नहीं है। फिर ये बता रहे सबकी सेलिंग प्राइस, सबकी एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, सबकी एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। अगर ये जो लिखा हुआ है ना इसके अंदर, ये परसेंटेजेस फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर ये अमाउंट की फॉर्म में होता तो आप क्या करते, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में इन दोनों को लेस करते, एनआरवी आती, एनआरवी को कॉस्ट से कंपेयर कर लेते, एनआरवी लॉस आ जाता। लेकिन इन्होंने आपके साथ गेम कर दिया। क्या किया इन्होंने, पहली बात है कि परसेंटेजेस दे दी सारी, और देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, 20% मार्कअप, और ये क्या लिखा है 15% मार्जिन। अब ये सवाल अगर आपको करने के लिए दिया जाए ना, अभी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मार्जिन और मार्कअप में फर्क नहीं मालूम। तो सबसे, और देखें कभी क्या कर रहा है, परसेंटेज किस पर लगा रहा है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर, कभी परसेंटेज किस पर लगा रहा है, कॉस्ट पर। देखिए ये सब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पे लगवाइए, ये सब कॉस्ट पे लगवाइए। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि परसेंटेज अप्लाई किस पे करनी है, और ये भी देखना है परसेंटेज अप्लाई होगी किस तरीके से। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल है कि आपने एक आइटम परचेज किया, उसकी कॉस्ट है 1,20,000। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री के अंदर। अगर उसने ये डाल दिया, आपका न्यूमेरिकल खराब हो सकता है। 1,20,000 कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस आपने 1,50,000 रुपए रखी है कि मैं 1,50,000 का बेचूंगा, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 30,000। अब मैं आपसे पूछता हूं कि प्रॉफिट की परसेंटेज बताओ, कैसे बताएंगे आप? तो इसके दो तरीके हैं। आप पूछेंगे प्रॉफिट की परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर बताऊं या कॉस्ट पर बताऊं। तो जो कोने में बैठे हुए इनको बोलिए, हाँ बुलाए इनको, हाँ बेटा सेलिंग प्राइस पर कितनी परसेंटेज आएगी इसकी, हाँ कैलकुलेटर निकालें। प्रॉफिट कितना है 30,000 और सेलिंग प्राइस कितनी है 1,50,000। तो अगर मैं कहूं आपसे कि भाई प्रॉफिट की परसेंटेज बताओ सेलिंग प्राइस पर, तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस से डिवाइड करेंगे। करें 30,000 डिवाइड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज आ जाएगी आपके पास। ये मैंने दोनों फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं। ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट परसेंटेज कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग प्रॉफिट टू सेलिंग प्राइस। भाई कितना आया, 30,000 सेल प्रॉफिट है और सेलिंग प्राइस 1,50,000, 30,000 डिवाइड बाय 1,50,000। उनका नहीं आ रहा, दोबारा आ गया, तो दोबारा जोर से बोलना। हाँ अब आई ना आवाज, हाँ अभी ये वाली आवाज जो आई है ना बड़ी खूबसूरत है, ऐसी आवाज निकालें हमें बहुत अच्छा लगेगा। 20% इन्होंने आंसर निकाला। इसका मतलब क्या हुआ, ये 20% अगर आप सेलिंग प्राइस पे अप्लाई कर दें 1,50,000 पे अप्लाई करके देखें तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। करें अप्लाई करें बेटा, ये बैठने की जगह नहीं है, घर पे जाके बैठना। 1,50,000 पे क्यों अप्लाई कर रहा हूँ 20%, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस पे ही हमने परसेंटेज निकाली थी।
कितना आ गया प्रॉफिट। अगर आप मेरे साथ ये करेंगे नहीं ना कैलकुलेट, आप घूमते रहेंगे फिर बाद में। अभी क्या किया आपने, 30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज आ गई 20%। अब इस 20% को 1,50,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो आ गया प्रॉफिट 30,000। भाई पहली चीज कंफर्म करोगे तो दूसरी बताऊंगा। आ गया। अब दूसरा काम मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ये प्रॉफिट की परसेंटेज ना कॉस्ट पर निकालो। तो कॉस्ट पर निकालेंगे तो 30,000 को 1,20,000 से डिवाइड करें 30,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। आप बताइए, हाथ बांध के जो बैठे हैं, कैलकुलेट करना नहीं चाहते आप। 30,000 कौन करेगा, खुद ही हो रहा है तो हमें करने की जरूरत क्या है। 30,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, 25% इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। लेकिन ये परसेंटेज प्रॉफिट किस पर है, ये कॉस्ट पर है। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि प्रॉफिट की परसेंटेज 25% है कॉस्ट पर, तो प्रॉफिट निकालने के लिए ये 25% 1,50,000 पे अप्लाई नहीं होगी, ये परसेंटेज कॉस्ट पर अप्लाई होगी, क्योंकि परसेंटेज कॉस्ट की मदद से निकाली गई थी, कॉस्ट पर निकाली गई है ना। तो अब 1,20,000 को 25% से मल्टीप्लाई करें, करके देखें। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, प्रॉफिट आ गया 30,000। अब अगर ये 1,20,000, ये जो 25% है ये 1,50,000 पे अप्लाई करें आप, तो प्रॉफिट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने ये प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट पर निकाली थी। इसका मतलब है कि अगर वो हमें परसेंटेज दे दे प्रॉफिट की, कैलकुलेट किया, अगर वो हमें परसेंटेज दे दे प्रॉफिट की, तो सबसे पहला हमारा सवाल क्या होगा कि परसेंटेज कॉस्ट पर निकली हुई है या सेलिंग प्राइस में निकली हुई है। अब हम इसको कंप्यूट कर लेते हैं। पहले प्रॉफिट परसेंटेज जो आपने निकाली है, कैसे निकाली है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, बताओ ना। 30,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर तुम लोगों का आ गया, कितना आया था भाई, 25%। बोले ना, डायरेक्ट मैं खुद लिख दूं क्या। इसके बाद बताएं इसका प्रॉफिट परसेंटेज, हम बिल्कुल तरतीब से चल रहे हैं अभी आगे, ऐसा जैसे बढ़ते चले आएंगे एक चीज में दूसरी चीज निकलेगी। प्रॉफिट कितना है, 30,000 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस क्या है 1,50,000 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आ गया 20%। एक बात आपको मालूम चल गई कि अगर प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट पर गिवन है तो प्रॉफिट निकालने के लिए वो परसेंटेज कॉस्ट पर ही अप्लाई की जाएगी, और अगर प्रॉफिट की परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर गिवन है तो फिर वो परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर लगाओगे तो प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब हम एक काम कर रहे हैं, काम ये कर रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, गौर से सुनिए। अगर आप परसेंटेज किस पर निकाल रहे हैं, देखिए गौर से देखिए, यहां पर आए, यहां किस पे निकाली परसेंटेज, इस वाले में कॉस्ट पे। तो जिस चीज पर परसेंटेज निकाली जाती है ना, जिस चीज पर परसेंटेज निकाली जाती है ना बेटा, वो चीज 100% होती है। आप लोगों ने, अगर आप प्री इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखते हैं तो आपको ये बात पता होगी, बाकी जो कॉमन बैकग्राउंड रखते हैं वो थोड़ा परसेंटेज में वीक भी हो सकते हैं, कि आप जिस चीज पर परसेंटेज निकालते हैं ना वो 100% होती है। अभी आपने ये परसेंटेज प्रॉफिट की किस पर निकाली है, कॉस्ट पर। तो ये जो परसेंटेज आएगी ना 25%, इसका मतलब है 25 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 25 किसके लिए है, न्यूमिनेटर के लिए, और न्यूमिनेटर क्या है, प्रॉफिट। और 100 किसके लिए है, डिनोमिनेटर के लिए, डिनोमिनेटर क्या है, कॉस्ट। इसका मतलब है ये जो 25% लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं इसको ऐसे लिखूं डिवाइडेड बाय 100, तो ये 25 है किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, 100 किसके लिए, कॉस्ट के लिए। ये बात हमारी हो गई। अच्छा, इसके अलावा अगर आप परसेंटेज किस पर निकालें, सेलिंग प्राइस पर, तो कितनी आ रही, 20%। जिस पर परसेंटेज निकालते हैं वो 100 होता है, जिस पर परसेंटेज निकालते हैं वो 100 होता है। अब यहां 20% आ रही है, तो इस वाले केस में ये 20% का मतलब क्या है, 20 किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, और नीचे 100 है ना इसके, वो 100 किसके लिए, सेलिंग प्राइस के लिए। यानी दो बातें हो गई। पहली बात तो मैंने आपको, तीन बातें हो गई। पहली बात क्या बताई, प्रॉफिट की परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर भी निकल सकती है, कॉस्ट पर भी निकल सकती है। दूसरी बात, अगर कॉस्ट से परसेंटेज निकली है तो वो कॉस्ट पर अप्लाई करोगे तो प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा, और प्रॉफिट की परसेंटेज जो सेलिंग प्राइस पर निकली है, अगर उसको सेलिंग प्राइस पे अप्लाई करोगे तो फिर प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा। और तीसरी बात मैंने क्या बताई, जिस पर परसेंटेज निकलती है ना वो 100% होता है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट की परसेंटेज फॉर एग्जांपल 40 है,
और ये कॉस्ट पर निकली है, इसका मतलब है 40 प्रॉफिट की परसेंटेज है और 100 किसकी है, कॉस्ट की है। अगर मैं कह रहा हूं कि 50% है प्रॉफिट की परसेंटेज और सेलिंग प्राइस पर निकली है, इसका मतलब होगा 50% प्रॉफिट की परसेंटेज है और 100 किसकी है, सेलिंग प्राइस की। अभी इधर आ जाए, अब हम यहां पर आपको एक बात बता रहे, अभी जो हमारा वाला केस है जिसमें हमने कॉस्ट पे परसेंटेज निकाली है, कितनी आई, 25, सही, उस पर बारे में बात कर रहे हैं। इस वाले केस में प्रॉफिट की परसेंटेज है 25, यही बात है। किस पर निकाली है, कॉस्ट पर, तो कॉस्ट की कितनी होगी, 100, ये अभी हमने बात की है। डिनोमिनेटर जिस पर परसेंट निकाले वो 100 ही होता है हमेशा। दुनिया में जब भी रेशो या परसेंटेज निकालोगे डिनोमिनेटर 100 होता है परसेंटेज में और रेशो में 1 होता है। अब मुझे एक बात बताएं, सेलिंग प्राइस इसको छोड़ें, सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है, प्रॉफिट और कॉस्ट को प्लस करके। तो यहां परसेंटेज में भी ऐसी होगा कि जब कॉस्ट की परसेंटेज 100 है और प्रॉफिट की परसेंटेज 25 है तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज क्या होगी, 125। ये जो बना हुआ है ना, ये तावीज है, ये तावीज है, इसे आप बांध दें और आपके सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। वो वाली बात भाई, ऐसी बात नहीं है, पता चल रहा बाहर चले गए, बोल रहे भाई तावीज वावीज चाहिए हो तो आप यहां पे आ जाए। ये हमारा तावीज सिर्फ परसेंटेज, मतलब ये एक की है, तावीज को हटाए। तो तुम्हारी शादी नहीं हो रही, नहीं हो रही तो बताओ, फिर हम कोई ना कोई तावीज बना के दे देंगे तुम्हें। इधर आए भाई, यही होता है तुम लोगों के दिमागों में, बाकी तो कोई चीज है नहीं। ये नहीं कोई अच्छी चीज कर ले, आप मुझे बताएं, मतलब कोई अच्छी चीज सोचे, कोई प्रोडक्टिव चीज सोचते हैं, आप क्या कर रहे हैं? अभी आपका काम नहीं है ना ये, अभी आपका काम थोड़ी है, अभी आपका काम है सीएमए करना। अच्छा, मुझे तुम लोग इस स्पीच में नहीं लगवाओ, ओके, पढ़ लो। कॉस्ट पर परसेंटेज निकलेगी तो कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, तो सेलिंग प्राइस आ गई 120। ये हमारा एक तावीज कंप्लीट हुआ। अब इस तावीज को हम यूज करेंगे बाद में। अच्छा, सेलिंग प्राइस से परसेंटेज निकाली है तो कितनी आ रही है, 20। किसकी परसेंटेज है, 20, प्रॉफिट की। अब एक और तावीज तैयार करते हैं कि अगर हम ऑन सेलिंग प्राइस निकालें, क्या नहीं, सेलिंग प्राइस पर अगर प्रॉफिट की परसेंटेज निकली हुई है, अगर सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट की परसेंटेज निकली हुई है तो यहां पर भी 3 चीजें होंगी। क्या क्या, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस। से कितनी परसेंट निकली हुई थी वो, 20, तो 20 किसकी परसेंटेज हो गई, प्रॉफिट की। और सेलिंग प्राइस पे जब परसेंटेज निकलेगी तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 100, तो यहां पर आ गया ये 100 सेलिंग प्राइस के लिए। अब मुझे बताएं, कॉस्ट अगर निकालनी हो और सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दोनों गिवन हो तो कॉस्ट कैसे निकलती है? अरे भाई क्या हो गया, अगर मैं बोल रहा हूं एक कमोडिटी मैंने 1,20,000 की बेची है और उसकी कॉस्ट है 1,18,000, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ऐड करके, माइनस करके निकलेगा ना। यानी वहां पे मैंने ऐड क्यों किया, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज अ सम ऑफ प्रॉफिट एंड कॉस्ट, लेकिन यहां पे कॉस्ट अननोन है तो इसको आप ऐड नहीं करेंगे, लेस करेंगे। अभी तक की क्या बातें हो गई, दोबारा से जरा हम रिकैप करते हैं। पहली बात आपको क्या बताई कि प्रॉफिट की परसेंटेज सेलिंग प्राइस से भी निकल सकती है, कॉस्ट से भी निकल सकती है, दोनों डिफरेंट आएंगी। अब अगर आपने प्रॉफिट की परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर निकाली है तो सेलिंग प्राइस पे अप्लाई करोगे तो प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा, कॉस्ट में निकाली है तो कॉस्ट पे अप्लाई करोगे तो कॉस्ट का अमाउंट आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या बात की कि जिस पर परसेंटेज निकालते हैं वो 100% होता है। अब अगर कॉस्ट पे परसेंटेज निकाली है प्रॉफिट की तो तावीज बनाने के लिए क्या करोगे, प्रॉफिट की परसेंटेज जो निकाली है वो यहां लिख दोगे, और निकाली है कॉस्ट पर तो कॉस्ट खुद 100, और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इन दोनों को ये परसेंटेजेस का तावीज है। और अगर सेलिंग प्राइस पर निकाली है तो प्रॉफिट की परसेंटेज जो निकाली है वो तो लिख दो, इसमें निकाली है सेलिंग प्राइस पर, सेलिंग प्राइस 100, और कॉस्ट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस किया जाता है, माइनस करके हमने 80 लिख दिया। यह हमारा तावीज कंप्लीट हो गया। इसकी बड़ी करामात है, अब गौर से सुनिए जरा। अब एक और स्टेप आगे लेके जा रहा हूं मैं आपको। वो स्टेप ये है कि अगर आप परसेंटेज किस पर निकाल रहे हैं, कॉस्ट पर, तो इसको हम कहते हैं मार्कअप। क्या कहते हैं, ये जो 25% आपको नजर आ रहा है ना प्रॉफिट, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज जो आपको 25% नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं मार्कअप। अगर वो मार्कअप मतलब प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट पर, और अगर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं प्रॉफिट की सेलिंग प्राइस पर
तो उसे हम मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन का मतलब क्या है? प्रॉफिट की परसेंटेज सेलिंग प्राइस। और देखिए मैंने यहां लिखा भाई, ये उसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया, वही चीज है ना। ये हमने क्या किया, हमने बोला कॉस्ट पे परसेंटेज निकली हुई है, तो ये जो परसेंटेज निकली हुई है ना, इसको मार्कअप बोलते हैं। और अगर सेलिंग प्राइस से परसेंटेज निकली हुई है, तो जो परसेंटेज निकली हुई है ना 20%, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो मार्जिन और मार्कअप का फर्क मालूम चल गया आपको क्या? अभी तो आपने सिर्फ ये मालूम चला है कि मार्कअप मार्जिन कहते हैं किसको, अभी तो इसे यूज करना है हमें। मार्कअप कब कहेंगे? मैं बोल रहा हूं मार्कअप 15% है, इसका मतलब है दिस 15% इज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, लेकिन निकली होगी ये कॉस्ट पर, तो ये 15% अप्लाई भी कॉस्ट पर होगी प्रॉफिट निकालने के लिए। और मैं कह रहा हूं 15% मार्जिन, इसका मतलब है ये 15% सेलिंग प्राइस पर निकली होगी, और ये सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट की परसेंटेज है, और सेलिंग प्राइस पे निकली होगी, और सेलिंग प्राइस पे अप्लाई होगी। यानी अगर मैं आपको सेलिंग प्राइस दे दूं, तो मुझे आपको मार्जिन देना चाहिए, ताकि आप 15% जो 20% है वो आराम से सेलिंग प्राइस पे अप्लाई करें और प्रॉफिट निकाल लें। और अगर मैं आपको कॉस्ट का अमाउंट दे रहा हूं, तो मुझे आपको मार्कअप की परसेंटेज देनी चाहिए, कि आप मार्कअप की परसेंटेज को डायरेक्ट कॉस्ट पे अप्लाई कर दें, क्योंकि कॉस्ट पे निकली हुई होती है। सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब देखिए, ये मैंने एक क्वेश्चन बनाया, अब क्या लिखा हुआ है? इफ प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट इज गिवन, तो व्हाट इज दिस? मार्कअप और मार्जिन। अब देखिए इसमें, अब ये भी आपको याद करना पड़ेगा। कॉस्ट पे एक याद कर ले इसमें से, बस दूसरा याद नहीं करें। जब भी कोई अपोजिट चीजें हो ना, उनमें से एक याद की जाती है हमेशा। इसमें गलती क्या करता है? दोनों याद करता है, तो दोनों को मिक्स कर देता है, और फिर उसे याद नहीं आता कि ये वाली कौन सी थी, वो वाली कौन सी थी। नाम याद रखना पड़ेगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको याद नहीं करना है। कॉन्सेप्ट सिर्फ पहले वाले का याद, ऑफ कोर्स नाम तो याद रखना पड़ेगा यार। ये तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि इस तरीके से आप बोलेंगे, लेकिन स्टूडेंट को बोल देना चाहिए जो बोलना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट से रेलेवेंट। सही है, अबू बकर की तरह नहीं। लेकिन अबू बकर कभी कभी सब्जेक्ट से रेलेवेंट बोलता है, और उसको दिया हुआ भी एक सवाल, प्रेजेंटेशन देगा वो इंशाल्लाह। इफ प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट इज गिवन, इसका मतलब ये क्या है? मार्कअप है। असल में ये जैसे आपको मालूम चला ना मार्कअप है, उसने मार्कअप दिया, बस आपको अपना तरीका याद रखना है कि कॉस्ट पे परसेंट निकलेगी। मार्कअप 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 चीखते रहते हैं ना, तो मार्कअप में तो कॉस्ट का वर्ड आ रहा ही नहीं, क्वेश्चन घूमता रहता है। भाई मार्कअप जैसे किसी ने बोला ना, समझ जाओ परसेंटेज कॉस्ट पे निकली हुई। अब मैंने आपको ये डाटा दिया है, सिर्फ आपको कौन सा अमाउंट दे दिया? कॉस्ट का, और परसेंटेज जो है वो कॉस्ट पर ही गिवन है। इसको डायरेक्ट आप 35% को अप्लाई कर देंगे किस पे? 2 लाख पे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज किसकी है? प्रॉफिट की। किस पर? कॉस्ट पर, और अमाउंट भी कॉस्ट का है, तो मसला ही नहीं है ना। फिर तो आप डायरेक्ट अप्लाई करें ना भाई, करें अप्लाई। बताएं क्या आ रहा है? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 35%, ये प्रॉफिट का अमाउंट आ गया। अब जब आपको कॉस्ट और प्रॉफिट में और सेलिंग प्राइस में 2 पता हो, तो तीसरा आप खुद निकाल लेंगे। कैसे? एक चीज 2 लाख की थी, 70,000 प्रॉफिट में बेच दी, तो ये हमारा आ गया। ऐसे निकालेंगे ना, ऐसे निकालेंगे। अच्छा इधर आए, इफ प्रॉफिट परसेंटेज हम चेंज करेंगे ना, हम केसेस बनाते हैं इसके। सही है, आइए हम केसेस बनाते हैं। अगर मैं आपको प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस दे दूं, ये जो लिखा हुआ है इसे इग्नोर करें आप, हम सेलिंग प्राइस पे दे रहे हैं। अच्छा, सेलिंग प्राइस पे दी हुई है तो वो क्या होती है? मार्जिन। सही है। अब इसके बाद अब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल ये सेलिंग प्राइस दे दूं, और परसेंटेज भी सेलिंग प्राइस पर है। मार्जिन में परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर होती है, अमाउंट भी सेलिंग प्राइस का आ गया। अब प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, जरा अटेंटिव बैठिएगा। 40% को देखिए प्रॉफिट का अमाउंट आ गया, और कॉस्ट कैसे निकलेगी? जब प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस पता है, तो ये सेलिंग प्राइस में से आप माइनस कर दें क्या? प्रॉफिट का अमाउंट। तो ये आ गया आपके पास कॉस्ट, इतने की चीज थी, इतने प्रॉफिट में बेची, तो ये 2,20,000 की बिक गई। मेरा सवाल आपसे क्या है? मेरा सवाल ये है कि ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई ना। कौन सी?
बात सिंपल सी ये हुई कि आपको अगर कॉस्ट का अमाउंट दे और मार्कअप की परसेंटेज दे दे, मतलब कॉस्ट पर ही परसेंटेज दे दे, तो फिर तो आप वो परसेंटेज कॉस्ट पे अप्लाई करके प्रॉफिट का अमाउंट निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस भी आ जाएगी। लेकिन और अगर वो आपको परसेंटेज मार्जिन दे दे, मतलब परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर दे दे और वो सेलिंग प्राइस का ही अमाउंट दे दे, तो आपके लिए आसान काम है, आप वो सेलिंग प्राइस से परसेंटेज लगाएंगे, प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा और फिर आप कॉस्ट भी मालूम कर लेंगे। मसला कब होगा? मसला उस वक्त होगा जब परसेंटेज दे कॉस्ट पर, लेकिन अमाउंट आपको कॉस्ट का ना दे, सेलिंग प्राइस दे दे या प्रॉफिट का अमाउंट दे दे, बोले भैया दो मालूम करो, या परसेंटेज दे दे मार्जिन की, सेलिंग प्राइस की, लेकिन अमाउंट सेलिंग प्राइस का ना दे बल्कि प्रॉफिट या कॉस्ट का दे दे और बोले ये दोनों जो अननोन है वो मालूम करो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि ये केस नंबर 1 बना रहा हूं, अब आप लोग इसको मुझे बताएंगे कैसे सॉल्व होगा और मैं आपको बताऊंगा एक तरीका। अगर वो तरीका आपने याद रखा, वो एक शॉर्टकट मैंने बनाया है, तो आपको बहुत आसानी होगी। हर तरीके की परसेंटेज से आप जो है वो इंशाल्लाह टैकल कर लेंगे। फिर मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। केस नंबर 1 ये है कि आपके पास सेलिंग प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है 1,20,000 और परसेंटेज दी हुई है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट और वो दी हुई है आपको 15%। अब आपके पास क्या क्या मालूम करना है? आपको कॉस्ट मालूम करनी है और इसके अलावा प्रॉफिट भी मालूम करना है, क्योंकि आपको यही दो चीजें नहीं पता। आप कैसे मालूम करेंगे? आप इसके लिए आपकी तावीज़ हेल्प करेगा। तावीज़ एक ऐसी चीज है जो पीछे हमने बनाया था कि उसकी मदद से आपके सारे गम दूर हो जाएंगे। आप मुझे ये बताएं, ये परसेंटेज किस पर निकली हुई है? कॉस्ट पर। तो 3 चीजें होती है ना, एक होती है कॉस्ट, एक प्रॉफिट और एक सेलिंग प्राइस। अब तावीज़ तैयार कर रहे हैं आप, आपको बाबा बना देंगे आज हम। कॉस्ट कितनी? अच्छा अब मुझे बताएं परसेंटेज का तावीज़ बन रहा है। परसेंटेज किस पर निकाली है? कॉस्ट पर। तो कॉस्ट की परसेंटेज है 15। किस पर निकाल, सॉरी प्रॉफिट की परसेंटेज है, नहीं कॉस्ट पर निकाली है, प्रॉफिट की परसेंटेज 15। किस पर परसेंटेज निकली हुई है? कॉस्ट पर। जिस पर निकलती है वो क्या होता है? 100। और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ये दोनों ऐड होंगे ना, तो 115 आ गई। जैसे ही आपका तावीज़ बना, आपकी जिंदगी आसान हो गई। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, पहले चलो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए आप प्रॉफिट का फार्मूला बनाएंगे। गौर से देखिएगा क्या कैसे फार्मूला बनेगा। आप मुझे बताएं, आपको अमाउंट किस चीज का गिवन है? सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस के अमाउंट को ही यूज कर सकते हो, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन ये सेलिंग प्राइस पर डायरेक्ट परसेंटेज नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि ये जो परसेंटेज दी हुई है ना इसने प्रॉफिट की, ये सेलिंग प्राइस पर नहीं दी हुई, कॉस्ट पर दी हुई। अगर ये सेलिंग प्राइस पर होती ना तो डायरेक्ट परसेंटेज जैसे नॉर्मल हम लगाते हैं वैसे हम लगा देते, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता। अब परसेंटेज लगाने का तरीका देखिए क्या होगा। जिस चीज का अमाउंट गिवन है, तावीज़ में से उसकी परसेंटेज उठाओ और उस चीज को उस परसेंटेज से डिवाइड कर दो। किस चीज का अमाउंट गिवन है? सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस की परसेंटेज क्या है इसमें? हाँ, तो इसको डिवाइड कर देंगे 115 से और निकालना क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की परसेंटेज से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो देखो प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है? 15। ये तरीका यूज करके आप अपना प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस का अमाउंट निकालेंगे। अब देखें कैसे निकाल रहे हैं। दोबारा बताता हूं मैं आपको। अमाउंट जिस चीज का गिवन है, पहले तो तावीज़ बनाना पड़ेगा आप। ये शॉर्टकट है एक, ये तावीज़ बनाना। वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब आप थोड़ा और प्रोफिशिएंट होंगे तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमें ये करना पड़ेगा। जिस चीज का अमाउंट गिवन है, किस चीज का अमाउंट गिवन है? सेलिंग प्राइस का। उसकी परसेंटेज से डिवाइड। उसकी परसेंटेज यहां पर 115 है, 115 से डिवाइड, और जो निकालना है यानी प्रॉफिट, उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई, और वो कितनी है? 15। अब करके देख लो। सेलिंग प्राइस क्या? 1,20,000 मल्टीप्लाई में, ठहर जाओ, क्या चीज? नहीं, आप ऐसे नहीं समझे ना, आप अपना तरीका नहीं लगाया। मैं दोबारा से आपको बताता हूं। देखिए ये हमारे पास सवाल था ना, आपको बगैर सोचे समझे इस तरीके को पहले यूज करना है। फिर मैं आपको बताता हूं जो आपके सवाल हैं उसके जवाब मेरे पास हैं। पहले आप ये तरीका सीख लें ताकि हम इस तरीके को यूज करके काम अपना कर सकें। फिर मैं आपको आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। देखिए ये परसेंटेज निकली हुई है प्रॉफिट की कॉस्ट पर। आपको पहले ये तावीज़ तैयार करना है।
इस तावीज को तैयार करने का तरीका यह है कि आप कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस इन तीनों के वर्ड्स लिख लें। फिर उसके बाद ये परसेंटेज जो प्रॉफिट की थी जो दी हुई है वो यहां लिख लें। फिर जिस पर निकली हुई है उसकी परसेंटेज 100 और फिर सेलिंग प्राइस की परसेंट निकालें। अब आपको यही तावीज यूज करना है, इसके अलावा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। सही है। फिर जब मैं ये करवा दूंगा ना तो मैं आपको बताता हूं, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। सही है। अब आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप कुछ फार्मूला बनाएंगे। आप बोलेंगे प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के अमाउंट की मदद से निकल सकता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस का अमाउंट गिवन है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस से किस चीज को मल्टीप्लाई करें, किसको डिवाइड करें? इसका तरीका यह है कि सेलिंग प्राइस को तावीज में से सेलिंग प्राइस की परसेंटेज उठाएं और उससे डिवाइड कर दें, और जो निकालना है मतलब प्रॉफिट निकालना है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा। कैसे आ रहा है वो तो बात करनी है ना अभी हमें। अब करें जरा, पहले मेरे साथ काम कर लें आप, तरीका तो सीख लें। सेलिंग प्राइस कितना? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 115। क्यों बताए बगैर तो हम जाते ही नहीं है बेटा, बताइए। 15,000 नहीं, हाँ 15,652 रुपीज पॉइंट भी है, 0.17 तो छोड़ दें उसको। ये आ गया प्रॉफिट। अब हमें निकालनी है कॉस्ट। कॉस्ट निकालने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि हमें सेलिंग प्राइस तो पता है 1,20,000, इसमें से ये लेस कर ले तो कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन हम दूसरे तरीके से करते हैं जो अभी हमने सीखा, और वो तरीका क्या है कि हमारे पास अब दो अमाउंट्स हैं, एक सेलिंग प्राइस का अमाउंट है, एक कॉस्ट का अमाउंट है। दोनों है ना, 1,20,000 सेलिंग प्राइस का अमाउंट है, प्रॉफिट का अमाउंट है। 1,20,000 सेलिंग प्राइस का अमाउंट है और 15,652 प्रॉफिट का अमाउंट है। आप मुझे बताएं मैं कौन सा अमाउंट यूज करूं? चले मैं कॉस्ट का, सेलिंग प्राइस का अमाउंट यूज कर लेता हूं, उसकी मदद से हम कॉस्ट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? वही तरीका। आप मुझे बताएं कौन सा अमाउंट गिवन है? सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट गिवन है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज 115 से डिवाइड करेंगे। आप निकालना क्या है? कॉस्ट। तो कॉस्ट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई। इसको करें जरा। सेलिंग प्राइस लिखें पहले। सेलिंग प्राइस 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 115 जी। 10348 है तो 104,349 ये सही लिखा मैंने? 48 भाई ये मैं क्या करूं, 8 लिखूं 9 लिखूं? 8 लिख दिया। अभी इधर आए। अब आप इसको अपने वाले तरीके से निकालें, बचपन वाले तरीके से। सेलिंग प्राइस 1,20,000 में से ये प्रॉफिट लेस करें हम, तो देखिए कॉस्ट आ जाएगी, यही आएगी। एक और तरीके से कॉस्ट को एक और तरीके से भी मालूम कर सकते हैं आप, कि आप सेलिंग प्राइस के बजाय ना यहां पर प्रॉफिट का अमाउंट यूज कर लो और देखें कैसे होगा। आप बोल रहे हैं मुझे कॉस्ट निकालनी है लेकिन मैं प्रॉफिट को यूज करना चाहता हूं, आप जिद पे आ गए, कोई मसला नहीं है। प्रॉफिट का अमाउंट है ना, प्रॉफिट के अमाउंट को प्रॉफिट की परसेंटेज से डिवाइड कर लेंगे 15 से। निकालना क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रॉफिट की परसेंटेज से डिवाइड करेंगे। क्यों कर रहा हूं मैं 15 से डिवाइड? क्योंकि ये अमाउंट प्रॉफिट का मैं यूज करूंगा। अब आप करके देखें प्रॉफिट कितना है? 15,652 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ गया? 104348 1043। हाँ तो वही बात है ना बेटा, 1-2 रुपये का फर्क है, वो तो अपनी जेब से डाल लो। 1 रुपये का फर्क है ना, हाँ तो 1 रुपये अपनी जेब से डाल लेना बेटा, वो तो पॉइंट्स की वजह से है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इस तावीज को यूज करें तो हम सारे अमाउंट आसानी निकाल सकते हैं। अभी मैंने ये रीजन ठहर जाओ ना, ये केस नंबर 1 में मैंने आपको किस चीज की परसेंटेज दी हुई थी? प्रॉफिट की। किस पर दी हुई थी? कॉस्ट पर। और अमाउंट आपके पास कॉस्ट का नहीं था, किसका था? सेलिंग प्राइस का। बताओ। अच्छा, तो केस नंबर 1 में अगर ये अमाउंट कॉस्ट का होता तो इतना ज्यादा हमें मारी करने की जरूरत नहीं पड़ती,
हम डायरेक्ट सीधे तरीके से परसेंट लगाते, हमारे सारे अमाउंट आ जाते। मसला कब हो रहा है? बताओ ना, मसला कब हो रहा है? जब प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट पर गिवन है और अमाउंट कॉस्ट का नहीं है हमारे पास, या प्रॉफिट की परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर गिवन है और अमाउंट सेलिंग प्राइस का नहीं है हमारे पास, जैसे अभी हम बना रहे हैं केस नंबर 2। केस नंबर 1 में समझना नहीं था। हाँ, इसके नीचे भी चीज समझनी नहीं है। चलो मैंने तावीज तो आपको समझाया है, लेकिन ये जो तरीका है ना, ये समझना नहीं है, इसको याद करना है। समझाया, अभी समझाना तो मुझे बाकी है। तरीका ये है, ये तरीका बेटा जिंदगी भर काम आने वाला तरीका है कि आपको जो अमाउंट आप फार्मूले में, नोन अमाउंट है, नोन, इस फार्मूले में आपको प्रॉफिट निकालना है इस अमाउंट की मदद से, सेलिंग प्राइस की मदद से। तो सेलिंग प्राइस का अमाउंट नोन है, ये बात आप, हाँ, तो सेलिंग प्राइस के अमाउंट को सेलिंग प्राइस की परसेंटेज तलाश करनी है, इसमें से उससे डिवाइड कर देना है, और जो निकालना है, क्या निकालना है? प्रॉफिट, उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना है। करके देखा आपने कैलकुलेटर पे? हाँ, तो बस आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब अगर कॉस्ट का अमाउंट, सेलिंग प्राइस है आपके पास मौजूद और कॉस्ट निकालनी है, तो अभी भी सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस की परसेंटेज 115 से डिवाइड किया जाएगा। निकालना क्या है? कॉस्ट, कॉस्ट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो अमाउंट गिवन है उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड करना पड़ेगा, और 100, और जो अमाउंट निकालना है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी यही तरीका केस नंबर 2 में भी यूज होगा। अब देखिए, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल यहां दे रहा हूं, वही वाला केस उठा लेते हैं। इस वाले केस में मुझे बताएं, अगर मैं परसेंटेज कॉस्ट पर निकालता तो कितनी निकलती? निकालो। कॉस्ट पर अगर मैं परसेंटेज निकालता तो कितनी निकलती? सॉरी, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में निकालता तो कितनी निकलती? सेलिंग प्राइस कितनी है? 1,20,000। प्रॉफिट कितना है? 15,652। अभी पीछे हम करके आ रहे हैं, से प्रॉफिट को डिवाइड करो सेलिंग प्राइस से, मल्टीप्लाई करो 100 से, क्या परसेंटेज आ रही है? अरे भाई, प्रॉफिट की परसेंटेज सेलिंग प्राइस में निकालो, अब जो आ रही है बता दो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसी डाटा को उठाकर, डाटा 3 चीजें हैं ना इसमें, क्या क्या चीजें? प्रॉफिट 15,652, कॉस्ट है 104348, और सेलिंग प्राइस है 1,20,000। अब मैं बोल रहा हूं, अगर मैं इसमें प्रॉफिट की परसेंटेज सेलिंग प्राइस में निकाल लूं, तो ये प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस से डिवाइड हो जाएगा ना, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। परसेंटेज बता दो मुझे। हाँ, ये आप बता रहे 13.04। बस, अब सुनाओ। अच्छा, अब मैं आपको ये परसेंटेज दे रहा हूं किस पर? सेलिंग प्राइस पर। और अमाउंट में आपको सेलिंग प्राइस का नहीं दे रहा हूं, किसका दे रहा हूं? कॉस्ट का। और जब भी, अभी देखिए ना, ये वही केस हो गया। कॉस्ट कितनी है? 104348। अब ये हमारा नया केस बन गया। इसमें हमें अब क्या मालूम करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट तो पता है ना बेटा, कॉस्ट तो नोन है, तो कॉस्ट थोड़ी मालूम करनी पड़ेगी। लेकिन हमने तो अभी ये नया केस बना दिया है। अब पेपर में आपके पास डायरेक्ट ही आया है, तो आपको पता थोड़ी है। मैंने वो क्यों उठाया केस, वहीं से वही वाली वैल्यूज क्यों उठा ली, ताकि जब वही आंसर आएंगे ना, तो आपको कंफर्म होगा हाँ ये तरीका ठीक है, इस वजह से उठाया। वरना मैं नया डाटा भी बना सकता था। आपको तो प्रॉफिट भी पता है, और कॉस्ट भी पता है, और सेलिंग प्राइस भी पता है। हम तो तरीका चेक कर रहे हैं। और चेंज क्या हुआ पिछले वाले में, इस वाले में? वहां प्रॉफिट की परसेंटेज किस पर दी हुई थी? कॉस्ट पर। कॉस्ट पर, अरे बेटा, ये जो हमने केस पढ़ा है, इसे प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट पर गिवन थी 15%, और सेलिंग प्राइस गिवन थी। परसेंटेज कॉस्ट पर थी, अमाउंट सेलिंग प्राइस का था, तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो पा रही थी। अब यहां पर भी हमने उल्टा किया है। प्रॉफिट की परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर गिवन है। अब अगर यहां सेलिंग प्राइस दे देता ना, यानी यहां पर मैं 1,20,000 दे देता, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। प्रॉफिट की परसेंटेज भी सेलिंग प्राइस पर है, और ये सेलिंग प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल SP। अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप डायरेक्ट 1,20,000 पे 13.04 मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो। आप करेगी, करके देखा करें। अगर आप डायरेक्ट ऐसे अप्लाई कर दें, आपका प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा वही वाला। ये तो सीधा केस है। केस का उल्टा होता है, जब परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर है, लेकिन अमाउंट सेलिंग प्राइस का हमारे पास नहीं है। अभी देखिए, वही प्रॉफिट आ रहा है। कितना प्रॉफिट? 15,652। तो ये तो मैंने अभी नहीं दिया ना केस। मैं बोल रहा हूं भाई, मैंने तो कॉस्ट दिया आपको। अब प्रॉफिट की, अब ये अगर आप ये परसेंटेज इस पर अप्लाई करें,
नहीं आएगा प्रॉफिट का अमाउंट। प्रॉफिट का अमाउंट है हमारा 15652, नहीं आएगा, नहीं आएगा, गलत है ना ये, क्योंकि प्रॉफिट तो हमारा कितना है 15652, तो गलत आ रही है। इस तरीके से नहीं लगाएंगे परसेंटेज आप, क्योंकि प्रॉफिट की परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर गिवन है एंड दिस इज नॉट सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस से परसेंटेज है और अमाउंट सेलिंग प्राइस का नहीं है, तो सीधी परसेंटेज जो आप बचपन से लगाते हुए आ रहे हैं वैसे नहीं होगा, बल्कि आपको तावीज बनाना पड़ेगा। अभी तावीज की हकीकत दो ही तो तावीज है, एक सेलिंग प्राइस का और एक कॉस्ट का, तीसरा कोई तावीज ही नहीं। सेलिंग प्राइस का जो तावीज है वो मार्जिन का तावीज है, तो कॉस्ट पर परसेंटेज निकालने वाला तावीज है वो मार्कअप का तावीज है। अब ये तावीज बनवाओ मुझे। सबसे पहले प्रॉफिट की परसेंटेज हम लिख लेते हैं 13.04, ये प्रॉफिट की परसेंटेज है, किस पर निकाली है? तो सेलिंग प्राइस कितने परसेंट होगी 100, और ये कितने परसेंट होगा 113.04। यही है ना? अच्छा ये सॉरी ये माइनस हो जाए, सही है भाई, सही है यार, डांटो नहीं यार। 100 माइनस, गलती कर दी। असल में स्टूडेंट कितनी भी गलती करता रहे, टीचर से एक गलती हो जाए ना, ओ देखा ना, गलती कर दी उन्होंने। भाई अपने आप को बचा भाई, तू ऐसा ना हो यहां से बाहर निकल रहा है तो कुछ मसला हो जाए। ओके, अब देखें तावीज तैयार हो गया आपका। देखिए एक तरीका यह है परसेंटेजेस से निपटने का कि आप तावीज तैयार करके काम कर लो अपना, आपको इतना ज्यादा फिर दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, आपका आराम। देखो दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा ना, जो अमाउंट गिवन है उसकी परसेंटेज से डिवाइड, तावीज बनाने के बाद जिंदगी आसान हो जाती है। अब जैसे मुझे निकालना है क्या, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट, मैं बोला पहले प्रॉफिट निकालता हूं, प्रॉफिट का आराम से फॉर्मूला बन जाएगा, किस चीज का अमाउंट गिवन है मुझे ऊपर। अब मुझे कॉस्ट की परसेंटेज से डिवाइड करना पड़ेगा, और निकालना क्या है प्रॉफिट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। परसेंटेजेस कहां से आएंगी, तावीज से। मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, हाँ प्रॉफिट की परसेंटेज से। कितनी है बताओ ना बेटा, कि मैं थोड़ी खूब 13 पॉइंट, और किसकी परसेंटेज से डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस्ट की, और कॉस्ट की कितनी है 86 पॉइंट, करो देखो वही अमाउंट आएगा। कॉस्ट कितनी है हमारी 104,348 मल्टीप्लाई बाय वही आ गया 86.96। जी क्या अब आपका आंसर आ रहा है वो बोले, 15647। हाँ तो बताइए, ये पहले हमारा आंसर क्या था 15652, 15647, तो 5 रुपए का हमारा वो परसेंटेज के पॉइंट में होने की वजह से आ रहा है। हाँ पॉइंट में परसेंट होने की वजह से फर्क आ रहा है, वही अमाउंट है। प्रॉफिट निकल गया, इग्नोर नहीं आएगा। अगर आपकी जो परसेंटेज है वो अगर गलत है, मतलब कि परसेंटेज आनी चाहिए थी 13.04 और आपकी परसेंटेज निकल गई 13.05, इसका इंपैक्ट आएगा। लेकिन परसेंटेज अप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आता है वो अमाउंट अगर 4-5 रुपए से कम है तो उसका इंपैक्ट तो आ गया ना, अमाउंट तो निकल गया। गौर से सुन लें इस बात को सब लोग, रेशो या परसेंटेज के जो अमाउंट्स होते हैं जो अप्लाई होंगे कहीं जाकर, उसकी वैल्यूज आपकी जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी परसेंटेज है 13.9 और वो 13.8 आ रही है तो ये हर रुपए पर इंपैक्ट डालेगी, तो बड़ा फर्क आएगा। लेकिन अप्लाई होने के बाद जो आंसर आ रहा है वो तो आंसर ही आ गया ना, उसका क्या इंपैक्ट आएगा, निधम नहीं। कैसे 1-1 लाख दफा कम हो गया, प्रॉफिट एक ही दफा निकलेगा ना, ये एज अ होल टोटल प्रॉफिट है आपका। आप समझे नहीं, अगर आपने असल में आपने बात सुन ली है कि जो परसेंटेजेस हैं उनको पूरा सही तरीके से लिखना चाहिए, लेकिन आप इस बात को क्लियर नहीं कर पाए तो वो क्लियर कर लें आप गौर से सुन के। देखिए अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल
एक यूनिट की कॉस्ट आती है, एक यूनिट की आपकी कॉस्ट आई 14.97, सही है, आपने इसको कर दिया 15, तो आपने क्या किया, 3 पैसे का फर्क किया। अब ये 3 पैसे का फर्क अगर आप 5 रुपीज को मल्टीप्लाई करोगे ना 1 लाख यूनिट से, तो हर यूनिट पे 3 रुपए का फर्क आ रहा होगा, सही है ना, 3 पैसे का हर यूनिट पे फर्क आ जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपने परसेंटेज अप्लाई की और फिर यूनिट, तमाम यूनिट की टोटल कॉस्ट आ गई 3,99,222, ये 223 आनी थी, 222 आ गई, तो ये तो टोटल आ गया ना, बस अमाउंट 1 रुपए का फर्क आया, एज अ होल 1 रुपए का फर्क आया है ना, तो वो तो हो गया ना खत्म, कोई मसला नहीं है इसमें। अब 1 रुपए का फर्क रहेगा ये, क्योंकि टोटल आप कैलकुलेट कर चुकी हैं, लेकिन टोटल कैलकुलेट करने से पहले आपके पास ये रेट था, ये रेट अप्लाई होना था, इसमें नहीं आना चाहिए चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और कोई रेट या कोई परसेंटेज यूज कर रहे हैं, वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। अप्लाई होने के बाद जो अमाउंट आता है, वो अमाउंट मजीद किसी से मल्टीप्लाई नहीं होना है, वो फाइनल अमाउंट होता है। तो उसमें अगर फर्क आ रहा है तो चिल करें। और दूसरी चीज क्या नहीं मालूम, आप दोबारा इस पॉइंट के बारे में घर में बैठ के सोचें और फिर समझ में ना आए दोबारा पूछें जी। अब और दूसरी चीज क्या है, सेलिंग प्राइस। और ये चीज ना रिपीटेडली एफसीएमए के अंदर आपके साथ होती रहेगी। कॉस्टिंग का जो सब्जेक्ट है आपका, फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर रेट्स बहुत होते हैं वहां पे, परसेंटेजेस, रेट, उसके बगैर सवाल ही नहीं आ रहा होता। तो वहां पर जब ये बार बार आपके सामने आएंगी ना परसेंटेजेस, रेट्स वगैरह, तो आपको समझ में आ जाएगा कहां पे हमें करना है और कहां पे चेंज नहीं करना है, और अच्छा समझ में आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे बेटा, अब मुझे बताएं मैं कौन सा अमाउंट यूज करूं, फरमाइशी प्रोग्राम चला लें बस, जल्दी बताएं किस अमाउंट की मदद से सेलिंग प्राइस निकालूं, प्रॉफिट की मदद से निकाल लूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि प्रॉफिट, अब मुझे आगे फॉर्मूला कंप्लीट करना है, प्रॉफिट के अमाउंट को प्रॉफिट की परसेंटेज से डिवाइड करूंगा। कितनी परसेंटेज है, 13.04, और निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूंगा। सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज क्या है, 100, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, डिवाइड करूंगा किससे, देखो कभी किसी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, कभी किसी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम खुद कर रहे हैं ना, वो तो प्रॉफिट का अमाउंट गिवन है, प्रॉफिट की परसेंटेज से डिवाइड होगा, कॉस्ट का अमाउंट गिवन है, कॉस्ट की परसेंटेज से डिवाइड होगा। जो अमाउंट आप फार्मूले में नोन है ना आपके, उसकी परसेंटेज 24 से उठा के डिवाइड कर देना है, और जो निकालना है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना है। अब अगर, हाँ बोलो, हर जगह वही होते हुए आ रहा है बेटा, शुरू से रिपीट कर रहा हूं, यहां से हमने काम जो शुरू किया ना तावीज बना के, हमने क्या कहा, जो अमाउंट गिवन है उसकी परसेंटेज से डिवाइड, तावीज में से निकालो, वो परसेंटेज डिवाइड करो। निकालना क्या होता है, जो इज इक्वल टू से पहले होता है, और नोन क्या होता है, जो इज इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है, ये नोन है, इसकी परसेंटेज उठा के डिवाइड करना है उससे आपको, और निकालना क्या है, प्रॉफिट, उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर भी यही किया ना हमने, यहां पर हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, प्रॉफिट मालूम है, तो प्रॉफिट की परसेंटेज से डिवाइड किया ना, ये नहीं ना प्रॉफिट की परसेंटेज डिवाइड किया ना मैंने, मैं सवाल से देख के थोड़ी कर रहा हूं, इस तावीज से देख के कर रहा हूं। और निकालना क्या है, निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है ना, तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज कितनी, 100, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। एक जर्नल स्टेटमेंट हो चुका है, वो क्या है कि भाई तावीज बनाओ और जिस चीज की परसेंटेज गिवन है, जिस चीज का अमाउंट गिवन है, उसकी परसेंटेज उठाओ, उससे डिवाइड कर दो, और जो निकालने उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें तो हम तब्दीली नहीं कर रहे, वही तरीका, यही तरीका यूज होगा हमेशा। प्रॉफिट कितना है, अरे हूं नहीं करो यार, डिस्टर्ब करते हो तुम लोग। कितना है प्रॉफिट, 15647, इंसान नहीं हो तो इंसान बन के दिखाओ, 13.04। अब इसको करें मल्टीप्लाई, 119, मतलब वही हो गया ना, 1,20,000 ही हो गया ना। कितने का फर्क है ये, 8 रुपए का। हाँ, तो ये इतना फर्क तो पॉइंट में परसेंटेज होने की वजह से आ रहा है। सही, अब सुनो और से, अभी तक हमने क्या बात की, दोबारा जरा बता दूं मैं, क्योंकि अब मैं कंक्लूड करने वाला हूं इसको, और आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। पहली बात हमने ये की कि अगर आप प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल रहे हैं,
यहां से हमने बात की। तो प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट पर भी निकल सकती है, सेलिंग प्राइस से भी निकल सकती है। अगर सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट की परसेंटेज निकालेंगे और कॉस्ट पे निकालेंगे वो डिफरेंट आएंगे। कॉस्ट पे जो परसेंटेज निकलती है उसको हम मार्कअप कहते हैं, प्रॉफिट पे जो परसेंटेज निकलती है उसे हम मार्जिन कहते हैं। अगर मार्जिन दिया हुआ है यानी सेलिंग प्राइस से परसेंटेज दी हुई है और सेलिंग प्राइस का अमाउंट दिया हुआ है तो सीधा अप्लाई हो जाएगी परसेंटेज। जैसे आप बचपन में मल्टीप्लाई करते रहे परसेंटेज से और डिवाइड करते रहे 100 से। और अगर कॉस्ट पर परसेंटेज दिए मतलब मार्कअप दिया हुआ है और अमाउंट भी कॉस्ट का गिवन है तो आप वही सीधी परसेंटेज अप्लाई कर देंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से डिवाइड 100 से। लेकिन अगर प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई है कॉस्ट पर और अमाउंट कॉस्ट का नहीं है, कोई और अमाउंट दिया हुआ है सेलिंग प्राइस का या प्रॉफिट का, तो फिर तावीज बनाना पड़ेगा। या फिर अगर प्रॉफिट पे परसेंटेज कॉस्ट से परसेंटेज दी हुई है और कोई और अमाउंट दिया हुआ है कॉस्ट का नहीं दिया हुआ तब भी आपको तावीज बनाना पड़ेगा। और तावीज बनाना बहुत आसान है। आप इन तीनों को लिखें, कॉस्ट प्रॉफिट सेलिंग प्राइस को, और जो प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है पहले उसे लिख लें, फिर जिस पर निकाली है यानी मार्कअप वाला केस है तो कॉस्ट पर निकाली तो कॉस्ट को 100 बना दें। अगर मार्जिन वाला केस है तो सेलिंग प्राइस पर निकाले, सेलिंग प्राइस को 100 बना दें। फिर उसके बाद अगर कॉस्ट की परसेंटेज अननोन है तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज में से प्रॉफिट की परसेंटेज लेस करें, कॉस्ट की परसेंटेज आ जाएगी। और अगर सेलिंग प्राइस की परसेंटेज अननोन है तो प्रॉफिट की परसेंटेज में कॉस्ट की परसेंटेज लेस करें, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज आ जाएगी। फिर उसके बाद आप तावीज बनाने के बाद कुछ भी दे आपको वो कैलकुलेट करने के लिए, कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप फार्मूला खुद बनाएंगे कि जो अमाउंट गिवन हो तावीज में से उसकी परसेंटेज लो, उससे डिवाइड कर दो और जो निकालना है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। अब पहले मैं इनके सवाल का जवाब दूंगा, ये तरकीब याद रखिएगा, ये परसेंटेजेस में बहुत काम आती है। इनका सवाल ये है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ये जो आप इतनी सारी बातें बोली आपने क्यों कर रहे हैं आप। देखिए मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। परसेंटेज जब निकालते हैं ना तो अगर किसी चीज की परसेंटेज आ रही है 15, प्रॉफिट की परसेंटेज आ रही है 15%, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा कि अगर 100 रुपए से अगर सेलिंग प्राइस से परसेंटेज निकाली है, अगर हमने सेलिंग प्राइस से परसेंटेज निकाली है और 15% आ रही है प्रॉफिट की परसेंटेज, दोबारा प्रॉफिट की परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे निकाली है और 15% आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हर 100 रुपए में 15 रुपए का प्रॉफिट है। ये मतलब है ना कि हर 100 रुपए में 15 रुपए का प्रॉफिट है। बोला है दोबारा, हर 100 रुपए में अगर 15% प्रॉफिट की परसेंटेज है और वो सेलिंग प्राइस पे निकाली है तो सेलिंग प्राइस 100% होगी ना। यानी अगर हम सेलिंग प्राइस के 100 हिस्से करें तो उसके 15 हिस्से प्रॉफिट के होंगे, यही बात है ना उसकी। और अगर कॉस्ट पे परसेंटेज निकाली हुई है तो हम क्या बोलेंगे कि कॉस्ट के अगर हम 100 हिस्से करें तो उसमें फिर 15% कॉस्ट पे निकाली, अगर कॉस्ट पे परसेंटेज निकाली 15% निकली तो हम बोलेंगे अगर हम कॉस्ट के 100 हिस्से करें तो उसमें से 15 हिस्से अगर हम निकाल लें तो 15 हिस्से प्रॉफिट के होंगे। ये परसेंटेज को समझने का तरीका है, अभी शुरू हुआ है कि परसेंटेज में अगर परसेंटेज में बोल रहा हूं 120, इसका मतलब है जिस चीज की भी परसेंटेज है उसके 120 हिस्से की। जहां से कॉन्सेप्ट आना शुरू होता है खिरखिर शुरू होता है। नहीं पूछो बेटा किसी से भी, अभी आप मुझसे पूछिएगा जब कंप्लीट हो जाए तो। थोड़ा सा दिमाग पे थोड़ा दर्द तो होता है ना जब चल रही होती है चीज, तो ऐसी थोड़ी। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल किसी कॉन्सेप्ट को समझने में तकलीफ नहीं हो रही तो इसका मतलब है आप समझ ही नहीं रहे कोई चीज, वो कोई एक नॉर्मल सी चीज पढ़ रहे हैं आप। नई चीज पढ़ते वक्त थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। अब इधर आए जरा केस नंबर 1 में, सेलिंग प्राइस कितनी है 1,20,000 और परसेंटेज किस पर निकली हुई, कॉस्ट पर। इसका मतलब है कॉस्ट 100 होगी ना और सेलिंग प्राइस कितनी होगी 115। किस पर है ये, कॉस्ट पर है ना परसेंटेज, तो कॉस्ट 100 होगी। तावीज बनाओ ना यार, तावीज तो बनाना पड़ेगा। कॉस्ट पे परसेंट निकली है तो कॉस्ट 100 है और सेलिंग प्राइस कॉस्ट से बड़ी होती है ना, तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज कितनी होगी 115। इसका मतलब है ये जो 1,20,000 है ना, अगर मैं इसको इसके 115 हिस्से करूं और उसमें से 15 हिस्से निकाल दूं तो वो प्रॉफिट के होंगे और 100 हिस्से किसके होंगे, कॉस्ट के होंगे। ये इसका मतलब होता है। यानी अगर मैं आपसे कहूं, दोबारा से सुनिएगा, कि प्रॉफिट की परसेंटेज है, कितना टाइम हम लगा रहे हैं इस पर, इसका मतलब क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल ऐसे सॉल्व हो जाएगा अभी।
प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट पर निकाली है और प्रॉफिट की परसेंटेज 15 है, लेकिन अमाउंट हमें सेलिंग प्राइस का दिया हुआ है। तो पहले आप तावीज तैयार करें माइंड में, कॉस्ट पे परसेंटेज निकली है तो कॉस्ट 100 होगी और प्रॉफिट की परसेंटेज 15, तो सेलिंग प्राइस 115। इसका मतलब है ये जो सेलिंग प्राइस गिवन है ये 115% है। 115 मतलब, इसका मतलब अगर मैं 1,20,000 के 15 हिस्से कर दूं, डिवाइड करें 1,20,000 115, 1,20,000 के 115 हिस्से करें। 115 हिस्से कैसे होंगे? 115 से डिवाइड कर दें, एक हिस्सा कितने का आया? ये जो आया ना 1043, ये सेलिंग प्राइस का एक हिस्सा है। 115 हिस्से करने के बाद कितने हिस्से उसमें प्रॉफिट है? आप 15 से मल्टीप्लाई करें, प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा, वही है ना 1565। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, गौर से देखिएगा, यही केस 15% प्रॉफिट की परसेंटेज है कॉस्ट पर, तो कॉस्ट 100, प्रॉफिट 15, तो सेलिंग प्राइस 115। तावीज तो बनाना पड़ेगा आपको। अब मैं आपको दे रहा हूं ये अमाउंट, प्रॉफिट का अमाउंट, मैंने बोला ये प्रॉफिट है, सिर्फ प्रॉफिट का अमाउंट गिवन है 15652। आप बोलेंगे अच्छा 15652 और तावीज क्या बोल रहा है? 15% प्रॉफिट है। बोलो, अरे ये रहा भाई, ये रहा यार, देख लो, ये देख लो, ये रहा 15% प्रॉफिट है, 100% कॉस्ट है और 115% सेलिंग प्राइस है। और मैं आपको प्रॉफिट का अमाउंट दे रहा हूं और प्रॉफिट का अमाउंट मैंने आपको दिया 15652। अब आप क्या बोलेंगे? अच्छा बहुत सिंपल है, इसका मतलब ये हुआ ये 15652 15 हिस्से हैं, प्रॉफिट है ना ये प्रॉफिट है ना 15652, तो 15 हिस्से हुए ना ये, इसको 15 से डिवाइड करें, एक हिस्सा निकलेगा, वही निकलेगा एक हिस्सा तकरीबन जो पहले निकला था, यानी एक हिस्सा निकला कितने का? हाँ, अब आपको एक हिस्सा तो मालूम, एक हिस्सा जैसे ही आपको मालूम चलेगा ना, फिर आप जो निकालना चाहे निकाल लें। आपको कॉस्ट निकालनी है तो 100 हिस्से है ना कॉस्ट के, तो आप एक हिस्सा जो निकाला उसको 100 से मल्टीप्लाई कर ले, कॉस्ट आ जाएगी। उस एक हिस्से को 15 से मल्टीप्लाई करें, प्रॉफिट आ जाएगा। उस एक हिस्से को 115 से मल्टीप्लाई करें, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो ये परसेंटेज का गेम ही यही होता है। अब देखो नॉर्मल तरीके से एक बात करते हैं, चलो इधर मैं आपको यही तो पुराने वाले क्वेश्चन में लेके जाता हूं, ये वाले केस में आ जाओ, इधर आओ, मुझे बताओ ये परसेंटेज किसकी है? 25% प्रॉफिट की है ना, किस पर निकली हुई है? कॉस्ट पर। इसका तावीज तैयार कर लो, कॉस्ट का तावीज ये तैयार हुआ है 25% वाला, ये रहा ऊपर मार्कअप। ये तावीज आपके सामने होना चाहिए, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अब मैं आपको एक अमाउंट दे रहा हूं प्रॉफिट का 30,000, मैं कह रहा हूं बाकी अमाउंट मालूम करो। आप बोलेंगे अच्छा प्रॉफिट है 25 हिस्से, प्रॉफिट कितने? 25 हिस्से, तो एक हिस्सा कितने है? एक हिस्सा कितने का होगा? प्रॉफिट कितना है? 30,000। प्रॉफिट कितना है? 30,000। 25 से डिवाइड करो, एक हिस्सा निकल के आ जाएगा, अरे कैलकुलेटर से इतना 1200, बस अब 1200 आ गया, कहानी खत्म। अब आपको कॉस्ट मालूम करनी है, तो कॉस्ट कितने हिस्से? 100 हिस्से, मल्टीप्लाई कर लें, कॉस्ट आ जाएगी। और अगर ये एक हिस्सा जो आपने निकाला था 1200, इसको सेलिंग प्राइस कितने हिस्से? 125, इससे मल्टीप्लाई करें, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ये है इसका रीजन कि क्यों हो रहा है इस तरीके से। यानी तावीज बनाकर ना हम ये कर लेते हैं, अगर हमारा मार्जिन वाला तावीज बन रहा है, इसका मतलब है टोटल हिस्से 100 है, यानी टोटल जितना भी अमाउंट है उसके 100 हिस्से होंगे, 80 हिस्से कॉस्ट के हैं, 20 हिस्से प्रॉफिट के। और अगर ये वाला तावीज है तो इसका मतलब है टोटल सेलिंग प्राइस के 125 हिस्से होंगे, जिसमें से 25 हिस्से प्रॉफिट के, 100 हिस्से कॉस्ट के। तो मार्कअप का तावीज में सेलिंग प्राइस की परसेंटेज 100 से बड़ी होती है हमेशा। जब भी कॉस्ट पे परसेंटेज निकलेगी ना, तो कॉस्ट 100 होगा ना, सेलिंग प्राइस बड़ी होगी, तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज हमेशा 100 से ज्यादा होगी। मैं आपके आगे एक गेम खेलता हूं, आइए आइए एक गेम खेलते हैं। वो गेम क्या है? अरे भाई कभी कभी गेम खेल लिया करें। मैं आपके सामने से ये परसेंटेजेस मिटा रहा हूं, सही है? मैं आपको कह रहा हूं कि भाई एक कमोडिटी है, उसकी कॉस्ट है 1,30,000, सही है? और मुझे इस पर प्रॉफिट कमाना है ऑन कॉस्ट 30%। मुझे बकिया अमाउंट बताओ। आपने बोला भाई कोई मसला ही नहीं है, हमारे पास तो तावीज है। अच्छा बहुत आपको कूलिंग फील हो रही है। तावीज क्या है? हम बोलेंगे 30 हिस्से प्रॉफिट के हैं और कॉस्ट पर परसेंटेज निकली है, तो कॉस्ट कितनी होगी? 100
प्रॉफिट है 30 और सेलिंग प्राइस कैसे आ रही, दोनों को ऐड करके, मतलब आपकी जिंदगी आसान होगी। अब आप बोलेंगे जो 1,30,000 दिया हुआ है ना, ये कॉस्ट है, इसमें से एक हिस्सा निकालना है। एक हिस्सा निकालेंगे कैसे, ये कितने हिस्से हैं 100, तो 1,30,000 को 100 से डिवाइड कर दो, एक हिस्सा आ जाएगा, उस एक हिस्सा आ जाएगा ना, करो ना 100 से डिवाइड। 1,30,000 को ही करना पड़ेगा ना बेटा, कॉस्ट का अमाउंट गिवन है, कितने का आ गया 1,300 रुपए, ये एक हिस्सा आ गया। अब आपको निकालना क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट 30 हिस्से मल्टीप्लाई कर लो 30 से, और कॉस्ट सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो, मतलब कि उसी को 130 से मल्टीप्लाई करो। अब आप लोगों ने देखे क्या निकाला, आपने निकाली सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। मुझे बताएं प्रॉफिट कितना निकाला था, 1300 मल्टीप्लाई बाय 30, सॉरी 1300 मल्टीप्लाई बाय 30, ऐसे निकाला था ना प्रॉफिट आप लोगों ने। और कॉस्ट कैसे निकाल, सेलिंग प्रॉफिट के 1300 मल्टीप्लाई बाय 30, ये प्रॉफिट निकाला था, और कॉस्ट कैसे निकाली थी बताओ, 1300 मल्टीप्लाई बाय 130, ये सेलिंग प्राइस आ गई। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो कि आपने सही किया या नहीं। कैसे, ये जो प्रॉफिट है इसकी परसेंटेज इसने कॉस्ट पर दी हुई है ना, आप इस प्रॉफिट को वापस कॉस्ट से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर लो, चेक हो जाएगा। 39,000 डिवाइड बाय 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 30% आनी चाहिए, चेक हो गया, सारे अमाउंट निकल गए। यानी आप हर अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप तावीज गले से बांध दें, और तावीज बोला गया है इसको असल में मैथमेटिक्स है। अब मुझे बताएं क्या आपको ये बात समझ में आ गई, अगर आपको फ्यूचर में 3 अमाउंट में से, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको, 3 अमाउंट है, प्रॉफिट, कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, इनमें से कोई एक भी गिवन हो और परसेंटेज गिवन हो, तो पहले आप क्या करेंगे, तावीज बनाएंगे। फिर जो चीज, जिस चीज का अमाउंट गिवन हो ना, उसकी परसेंटेज उठाओ और उस अमाउंट को परसेंटेज से डिवाइड करके एक हिस्सा निकाल लो। जब भी मैं कह रहा था जिसकी परसेंटेज दी हुई है, जिसका अमाउंट दिया हुआ है, उसकी परसेंटेज से डिवाइड करो ताकि एक हिस्सा निकल जाए, और फिर जो निकालना है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, मतलब उतने हिस्से आ जाएंगे। फिर इस वजह से कहा था, तो शॉर्टकट है ना वो, तो जिस चीज का अमाउंट गिवन है उसकी परसेंटेज से डिवाइड, और जो निकालना है उसकी परसेंटेज से। ये तो मैंने आपको पूरी चीज बता दी, पेपर के लिहाज से अब हम शॉर्ट करते हैं इसको। अभी तो जो बात की है उसमें क्या है, परसेंटेज कॉस्ट पे गिवन हो प्रॉफिट की, या परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे गिवन हो, या अमाउंट प्रॉफिट का गिवन हो, कॉस्ट का गिवन हो, सेलिंग प्राइस का गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, आप सारे अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ तावीज। लेकिन अभी हम आपको लिमिटाइज कर देते हैं, और लिमिटाइज हम कर रहे हैं इसकी मदद से। गौर से देखें, ये 2 चीजें पेपर में बहुत यूज होती है वही चीज, लेकिन उस पूरी चीज का कुछ पार्ट आपके सामने आ रहा है। अगर आपको एक पार्ट पता हो तो एग्जामिनर कोई मामू नहीं है, उसे पता है कि आपको सिर्फ यही पता है, तो वो आपको घुमाकर तावीज वाले तरीके से दे सकता है। अब देखिए उसने क्या क्या गिवन है, इधर आएंगे। इफ कॉस्ट इज गिवन एंड सेलिंग प्राइस इज टू बी डिटरमिन्ड, नॉर्मली पेपर में क्या करता है, कॉस्ट दे देता है और बोलता है सेलिंग प्राइस निकालो। तो 2 काम हो सकते हैं ना, या तो परसेंटेज सेलिंग प्राइस की कॉस्ट वाली गिवन होगी, या सॉरी प्रॉफिट की परसेंटेज या तो सेलिंग प्राइस वाली गिवन होगी, मतलब मार्जिन, या फिर परसेंटेज प्रॉफिट की गिवन होगी कॉस्ट वाली यानी मार्कअप। तो फिर आप क्या करेंगे, देखिए मैंने इधर बनाया, मैं इसमें एग्जाम्पल करके करवा दूं। 1,50,000 सेलिंग प्राइस है, सही है, 1,20,000 कॉस्ट है और 30,000 प्रॉफिट है। तुम लोग इसकी परसेंटेज निकालो जरा, पहले हम पहले कॉस्ट वाली निकाल लेते हैं, सही है बेटा। ये क्या है हमारा प्रॉफिट, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, बाद में मिटा दूंगा। ये आप लोगों को ये जो बॉक्स है ना, इसे याद करना है। ये क्या है, कॉस्ट, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। आप लोगों ने देखा है कि आप लोग सो रहे हैं रात में और अचानक एक ड्रीम आपको आया, और आप जब उठे तो आपने फौरन उसी ड्रीम के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो क्या होता है आप बताइए, वो पूरा ड्रीम आपको याद रहता है, फिर आप उसकी ताबीर भी देख सकते हैं। लेकिन आप उठे, आप दूसरे कामों में लग गए, फिर आप उस ड्रीम को याद करने की कोशिश करेंगे ना, आपको याद ही नहीं आएगा। अरे वो आपको बहुत धुंधला याद आ रहा होगा, पता नहीं क्या था यार, अच्छा हाँ एक चीज याद आई, फिर याद नहीं आ रही, फिर आप भूल ही जाएंगे उसको।
तो बिल्कुल जब आप क्लास पढ़ते हैं ना, ये एक ऐसी ही चीज होती है, क्लास पढ़ने के बाद जाकर क्लास के बाद आपको रिवाइज करना चाहिए, वरना वही ड्रीम वाली कहानी हो जाएगी कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, आपने पढ़ा हुआ तो होगा लेकिन आई एम सॉरी। डी, परसेंटेजेस बताएं, हम किस पर निकाल रहे हैं प्रॉफिट की परसेंटेज? कॉस्ट पर। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट और मल्टीप्लाई बाय 100, कितनी परसेंटेज आ गई? 25 आ गई। अब उसने आपको ये 25% दी हुई है, गौर से देखिएगा, और वो आपको सिर्फ कॉस्ट का अमाउंट दे रहा है। अब आप किस तरीके से प्रॉफिट निकालेंगे? पहली बात मुझे ये बताएं, अगर कॉस्ट की परसेंटेज दी हुई है 25%, तो ये मार्कअप की परसेंटेज है, मार्जिन की है? मार्कअप है, सही है। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस क्या बोलोगे आप? 120 तावीज पर आ लो ना बेटा, ये कॉस्ट पर निकली तो कॉस्ट 100 हो गई और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 125। अब आपको वो कॉस्ट देगा तो कॉस्ट को 100 से डिवाइड और 125 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस। यही लिखा हुआ है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट को मल्टीप्लाई करो किससे? 125% से। देखो ना ये क्या है? परसेंटेज ऑफ मार्कअप मतलब 25 प्लस 100 मतलब 125। 125% से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइडेड बाय 100। ये तो हमारा अमाउंट करके देख लिया आप। अगर आप ये काम करें, क्या काम कर रहे हैं? कॉस्ट का अमाउंट आपको पता है, आप कॉस्ट को इन दोनों के सम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ मार्कअप मतलब 25 प्लस 100, इन दोनों का सम करो 125। 125% वो यही बात हमने बताई थी कि आप क्या 125% का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइडेड बाय 100। तो वही तो कर रहे हैं हम, कॉस्ट को कॉस्ट की परसेंटेज से डिवाइड 100 से और मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस की परसेंटेज से। लेकिन मार्जिन वाले केस में क्या करेंगे? मार्जिन वाले केस में अच्छा क्या करेंगे आप? ये तो आपकी समझ में आ गई बात, ये वाली। क्या होगा? कॉस्ट का अमाउंट गिवन हो तो आप क्या करें? कॉस्ट के अमाउंट को मल्टीप्लाई कर लें प्रॉफिट की परसेंटेज प्लस 100 से। यानी जब भी कॉस्ट का अमाउंट गिवन हो और परसेंटेज किस पर गिवन हो? ये वाली बताओ, ये वाली कॉस्ट पे। भाई मार्कअप लिखा हुआ है ना यार, मार्कअप लिखा हुआ है। मार्कअप मतलब परसेंटेज कॉस्ट की है। अब देखें ये एंड हो रहा है सारा काम, यही वो चीज है जो हमें चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन देनी चाहिए ज्यादा। मैं कह रहा हूं कि अगर टेबल में कॉस्ट का अमाउंट दे दे और परसेंटेज किसकी दे दे, ये पहला केस किसका है कि परसेंटेज किसकी दे दे? मार्कअप। मार्कअप मतलब कॉस्ट की। तो फिर आप क्या करेंगे? कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट की परसेंटेज प्लस 100, तो आपका क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगी। मल्टीप्लाई देखें दोबारा से, मार्कअप की परसेंटेज है ना बेटा 25%, सही है। मैं अपने वाले तरीके से पहले बताता हूं तुम्हें। कॉस्ट को कॉस्ट की परसेंटेज से डिवाइड करो और सेलिंग प्राइस की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लो, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। यही चीज थी ना, कॉस्ट की परसेंटेज 100 है, सेलिंग प्राइस की 125 है, तो असल में ये 125% बन गया ना। 125% बोलो या मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइडेड बाय 100 बोलो, या डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 125 बोलो, वो एक ही बात है। इसी वजह से यहां पर ये क्या कह रहा है कि आप प्रॉफिट की परसेंटेज 25 लो और 100% उसमें ऐड करो, 125% बन जाएगा। तो 125% से मल्टीप्लाई कर लो। बात वही है कि मल्टीप्लाई 125 से और डिवाइड 100 से करो। अब इसको शॉर्टकट है ये याद करने का कि आपको जब भी कॉस्ट गिवन हो और परसेंटेज भी किसकी हो, मार्कअप की मतलब कॉस्ट की, तो आप फिर क्या करेंगे? अगर 30% गिवन है, 130 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ये कौन सा केस है कि अगर कॉस्ट गिवन हो और परसेंटेज भी कॉस्ट पर हो, लेकिन अगर कॉस्ट गिवन हो और परसेंटेज किस पर हो? सेलिंग प्राइस पर, तो आप क्या करेंगे? आप अब हम चेंज कर रहे हैं। पहले ये वाला देख लें, ये वाला मार्कअप वाला, ये मार्कअप की परसेंटेज निकाली है ना हमने, ये वाली। ये 25% किसकी है? ये तावीज किसका है? ये कॉस्ट वाला है। तो मार्कअप का पहले दूसरा केस देख लेते हैं। ये बोल रहा है अगर सेलिंग प्राइस गिवन हो और कॉस्ट निकालनी हो तो क्या करेंगे आप? आप बोलेंगे भाई सेलिंग प्राइस की परसेंटेज से डिवाइड, कितनी है सेलिंग प्राइस की परसेंटेज? 125, और 100 और निकालनी क्या है? कॉस्ट 100 से मल्टीप्लाई। ये चीज यहां लिखी हुई है।
क्या करना है आपको, मार्कअप की परसेंटेज पकड़ो, कितनी है 25, और से देखना पड़ेगा बेटा। दोबारा से सुन लो एक बात, मेरा वाला तरीका क्या था कि अगर परसेंटेज दी हुई है मार्कअप की और आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है और ये परसेंटेज ही नहीं, ये तावीज है आपका, तो फिर आप कैसे काम करेंगे? आप बोलेंगे अमाउंट किसका दिया हुआ है सेलिंग प्राइस का, तो डिवाइड किससे करेंगे 125 से, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, तो कॉस्ट का अमाउंट आ जाएगा 120। अब यहां ये तरीका क्या बता रहा है, ये बोल रहा है मैं बोल रहा हूं कि मार्कअप की परसेंटेज लो, 100 ऐड करो, मार्कअप की कितनी परसेंटेज है 125, 100 ऐड करेंगे 125 आ जाएगा। वो कह रहे हैं 125% से डिवाइड कर दो, ये शॉर्टकट है इसका, देखो कैसे, ये फॉर्मूला पहले यूज करवाओ। चलो मुझे, तुम लोग अपने तरीके से कैसे यूज करते, तुम बोलते भाई कॉस्ट निकालनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है, ये दिए हुए ना, मैंने दिया भाई 1.5 लाख, या फिर शुरू से करें आए, अरे बेटा करवाऊंगा प्रैक्टिस, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। ओके लिसन, ये वाला करते हैं पहले, हम पहले ये वाला केस करने जा रहे हैं, सही है, और ये वाला केस, दोनों मार्कअप के केस हैं। एक में क्या बोल रहा है, मार्कअप की परसेंटेज है लेकिन अमाउंट किसका दिया हुआ है कॉस्ट का, और यहां क्या दे रहा है, मार्कअप की परसेंटेज और अमाउंट किसका दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। अब देखिए हम लोग इसमें कैलकुलेशन करते हैं, मेरे वाले तरीके से क्या कैलकुलेशन होगी, सेलिंग प्राइस निकालनी है तो आपको अमाउंट किसका दिया हुआ है कॉस्ट का, तो कॉस्ट के अमाउंट को डिवाइड करेंगे कॉस्ट की परसेंटेज से, मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस की परसेंटेज से, यही है ना। इससे अमाउंट आपका कैलकुलेट होके कितना आ रहा है, 1,50,000 आ रहा है, देखिए कैलकुलेट करें भाई इसको। अब वो इसका शॉर्टकट क्या बता रहा है, वो बोल रहा है भाई आप जो है ना मार्कअप की परसेंटेज में 100% ऐड करें, मार्कअप की कितनी परसेंटेज थी 25, तो 25 में 100 ऐड करो, कितना आ रहा है 125, तो यही तो बोल रहा है वो 125% से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने भी 125% से ही मल्टीप्लाई किया, वही बात हो गई है। तो अब आप शॉर्ट करके याद कर लें, क्या आप ये याद कर लें कि जब भी कॉस्ट गिवन हो और परसेंटेज मार्कअप की हो, तो बाद आपको क्या करना है, मार्कअप प्लस 100 करके उस परसेंटेज से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। क्यों, इसका रीजन हमने पीछे देखा हुआ है, ये देखो ना, ये मैंने आपको अपने तरीके से कैलकुलेट करके भी दिखाया है, कर सकते हैं आप ये क्या, नहीं समझे नहीं आप, देखिए मेरी बात सुनो, सेलिंग प्राइस निकालनी है ना आपको, कैसे निकालते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस, किस चीज का अमाउंट दिया हुआ होगा कॉस्ट का। अब आपको क्योंकि ये बोल रहा है ये मार्कअप वाला केस है, इसका मतलब है ये तावीज यूज होगा, ये पहले मैं अपने तरीके से निकाल के दिखा रहा हूं आपको दोबारा। आपके पास कॉस्ट का अमाउंट गिवन है तो कॉस्ट को कॉस्ट की परसेंटेज से क्या करेंगे और सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ना ये लगेगा ना, यही तो कह रहा है वो, ये क्या है, ये मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइडेड बाय 100 क्या है 125% है ना बेटा, तो वो यही तो कह रहा है मार्कअप की परसेंटेज में 100 ऐड कर लो, तो मार्कअप की परसेंटेज 25 है, 100 ऐड करोगे तो 125 बन जाएगा ना। अरे भाई 125% का मतलब क्या होता है, 125% का मतलब होता है 125 डिवाइडेड बाय 100, 125% बोलो या 125 डिवाइड बाय 100 बोलो एक ही बात है। वो बोल रहा है परसेंटेज में, परसेंटेज ऑफ मार्कअप प्लस 100 मतलब 125%, नहीं 1.25। देखिए बेटा 125 डिवाइडेड बाय 100 बोले या 125% बोले या 1.25 बोले, बेटा ये एक ही चीज है अल्लाह के बंदों, ये तीनों एक ही बात है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं भाई 100 से डिवाइड 125 से मल्टीप्लाई, वो बोल रहा है 125%, ये बोल रहा है ना, मार्कअप की परसेंटेज 25 है, 100 किसकी है, 100 ऐड कर लेना है आपको, ये बोल रहा है 100 और मार्कअप की परसेंटेज को ऐड करो तो वही बन जाएगा ना 125%। नहीं ये तो बेटा आना चाहिए। अब इधर आए जरा, अब मैं आपको दोबारा से ये वाला बता रहा हूं, ये नीचे वाला, इसमें देखें क्या बोल रहा है, मार्कअप की परसेंटेज गिवन है, यानी यही तावीज, मार्कअप की परसेंटेज गिवन है, सही है, और अमाउंट किसका दिया हुआ है सेलिंग प्राइस का। तो आप लोग मेरे वाले तरीके से बताएं, पहले सेलिंग प्राइस को हाँ किससे डिवाइड करोगे, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज से, क्या परसेंटेज है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, यानी 100 से मल्टीप्लाई और 125 से
डिवाइड, यही है ना भाई? हाँ आप कर लो कैलकुलेट बेटा, एक जरा चीज करवाने दो फिर सवाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस 1,50,000 है हमारी एग्जाम्पल में, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से और डिवाइड करो 125 से, करके देखो 1,20,000 आ गया। इसका मतलब ये सही तरीका हो गया। अब वो इसको और शॉर्ट कर रहा है, वो बोल रहा है देखो मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूं, एक काम करें आप इस 100 को 125 से डिवाइड करें कैलकुलेटर पे, ये 100 डिवाइडेड बाय 125 करें कैलकुलेटर पे, 0.8। तो अब आप अगर इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर लें तब भी यही आंसर आएगा। यहां पर ये तरीका क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आप डिवाइड कर दें किससे, मार्कअप की परसेंटेज में 100 ऐड करके, मार्कअप की परसेंटेज में 100 ऐड करके। मार्कअप की परसेंटेज कितनी है 25 और 100 ऐड करो कितना बनेगा 125। अब करके देखो ना, कैलकुलेटर निकालो, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे डिवाइड करो। वो तो अब हो क्यों रहा है, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 125% मतलब डिवाइड बाय 125 डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं आप, लेकिन आपको हर जगह ना ये तरीका यूज हुआ मिलेगा। मैथमेटिक्स में क्या होता है, एक चीज मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं तो वो डिवाइड होके भी हो सकती है, उसमें आप पावर चेंज कर दें, एक्सपोनेंट को माइनस में कर दें तो जो चीज मल्टीप्लाई हो रही थी एक्सपोनेंट माइनस करेंगे तो उसका रिवर्स हो जाता है। तो डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन बुक्स में आपको ये हुआ मिलेगा ना, लेकिन ये तरीका डायरेक्ट समझाया थोड़ी जा सकता है। कितना है आप लोगों ने किया, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 125 डिवाइड बाय 100 आ गया 1,20,000। तब आप याद कर लें, याद क्या करना है, हाँ ये तो आपको मैं भेज दूंगा ना पूरा, आज भेज दूंगा। ये सुनो जरा क्या बात हुई, बात ये हुई सिंपल। अब सिंपल कर लो इसको बिल्कुल, कि अगर अमाउंट आप परसेंटेज अगर आपको मार्कअप की दे दी तो या तो वो आपको सेलिंग प्राइस देगा या वो आपको कॉस्ट देगा। सेलिंग प्राइस देना तो मार्कअप की परसेंटेज में 100 ऐड करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी अगर सेलिंग कॉस्ट दे दी है तो कॉस्ट को मल्टीप्लाई करो 100 प्लस मार्कअप की परसेंटेज से, और सेलिंग प्राइस दे दी है तो मार्कअप की परसेंटेज में 100 ऐड करके डिवाइड कर दो। यानी क्या याद करना है दोबारा बता रहे हैं, अगर आपको मार्कअप की परसेंटेज दे दी, उसने बोला भाई प्रॉफिट की परसेंटेज 20% है, मार्कअप है ये, तो फिर आप दूसरी चीज क्या देखेंगे, अमाउंट किसका दिया हुआ है, कॉस्ट का दिया हुआ है, तो मार्कअप की परसेंटेज में 100 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो उससे, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। और अगर वो अमाउंट सेलिंग प्राइस का दिया हुआ है तो मार्कअप की परसेंटेज में 100 को ऐड करो और सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दो, कॉस्ट आ जाएगी, और कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों निकल जाएंगी तो प्रॉफिट आ जाएगा। एक दफा दोबारा बता दूं आपको, ये आप अपने पास लिख भी लीजिएगा, सही है, पहली चीज लिख लीजिएगा। क्या बात है, अगर आपको वो क्या करे, मार्कअप की परसेंटेज दे तो आप क्या करेंगे, मार्कअप में ही तो मसला होता है, मार्जिन में मसला नहीं है, मार्कअप में प्रॉब्लम है। मार्कअप पर प्रॉफिट की परसेंटेज दे ना, मार्कअप दे, और अमाउंट किसका दे दे, कॉस्ट का, तो आप क्या करेंगे, मार्कअप की परसेंटेज में 100 ऐड करके उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अगर सेलिंग प्राइस का अमाउंट, अगर वो मार्कअप की परसेंटेज दे और अमाउंट कॉस्ट का दे दे तो फिर आप क्या करेंगे, आप कॉस्ट की मार्कअप की परसेंटेज में 100 को ऐड करेंगे और उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मार्कअप की परसेंटेज में 100 को ऐड करेंगे, मार्कअप की परसेंटेज में 100 को ऐड करेंगे और कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। दोबारा बता देता हूं, देखिए छेड़ो नहीं यार, हर आप एक बात पूछते हैं ना, मैं आपको 100 टाइम्स बताता हूं वो बात, और आप फिर जो है फुजूल में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करो, फिर काम करवाने का दिल नहीं करता। अगर मार्कअप की परसेंटेज गिवन हो और अमाउंट कॉस्ट का पता हो तो आप मार्कअप की परसेंटेज में 100 ऐड करेंगे और कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, सही है। दूसरी चीज, अगर मार्कअप की परसेंटेज गिवन हो और अमाउंट सेलिंग प्राइस का गिवन हो तो फिर आप मार्कअप की परसेंटेज में 100 को ऐड करेंगे और सेलिंग प्राइस से उसको, सेलिंग प्राइस को उस परसेंटेज से डिवाइड करेंगे। अगर मार्कअप की परसेंटेज गिवन हो,
और अमाउंट सेलिंग प्राइस का दे दे, तो फिर आप क्या करेंगे? मार्कअप की परसेंटेज में 100 ऐड करेंगे और सेलिंग प्राइस से उस परसेंटेज को डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास कॉस्ट का अमाउंट आ जाएगा। अब सुनो, ये तो हो गया मार्कअप वाली कहानी। अब आ जाओ मार्जिन में। मार्जिन बहुत आसान है। मार्जिन एक नॉर्मल चीज है। मार्जिन में क्या होता है? तावीज क्या होता है बेटा? बताओ। सेलिंग प्राइस। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि प्रॉफिट की परसेंटेज निकालो किस पर? सेलिंग प्राइस पर, तो सेलिंग प्राइस और परसेंटेज कितनी आ रही है? 0 नहीं आ रही भाई, 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। 0 बोल रही है। 20%। अब ये किस पर निकाल रहे हैं हम? सेलिंग प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100 और कॉस्ट कितनी होगी? 80। यही बात है ना। अब इतना ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है पहला वाला पॉइंट, बोल रहा है मार्जिन अगर आपको दिया जाए तो मार्जिन में देखिए ये तावीज है, और आपको अमाउंट कॉस्ट का दे दे, तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग बोलते थे भाई कॉस्ट का अमाउंट, अभी एंड में दोबारा मैं ये रिवाइज कर दूंगा। कॉस्ट का अमाउंट दे दे तो हमें क्या निकालनी है? सेलिंग प्राइस। कैसे निकलेगी सेलिंग प्राइस? कॉस्ट का अमाउंट गिवन है, किससे किसको मल्टीप्लाई करोगे बताओ? कॉस्ट की परसेंटेज से डिवाइड। हम तो अपने तरीके से कर रहे हैं ना। पहले कॉस्ट की परसेंटेज कितनी है? 80, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हाँ क्या बोल रही? ये तावीज है ना बेटा, इस तावीज से काम करें। कॉस्ट को कॉस्ट की परसेंटेज को कॉस्ट की परसेंटेज से डिवाइड करेंगे 80 से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। तो देखिए हमने कहा था ये करना है हमें। इधर कॉन्सेंट्रेशन दें। कॉस्ट का अमाउंट कितना है? 1,20,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 80। क्या ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ रही है 1,50,000? अब वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है? वो बोल रहा है देखो मैं तुम्हें और आसान तरीका बता दूं। तुम एक काम करो, अगर ऐसा केस हो जाए, क्या केस? कि आपको मार्जिन की परसेंटेज दी हुई है और कॉस्ट दे दी, आप क्या करें? 100 में से मार्जिन की परसेंटेज लेस कर दें। तो मार्जिन की परसेंटेज कितनी थी? 20। 100 में लेस करेंगे तो किसकी परसेंटेज आ जाएगी? कॉस्ट की। कॉस्ट की परसेंटेज आ जाएगी ना। फिर बोल रहा है वो कि आप जो आपके पास कॉस्ट है ना, उससे इस परसेंटेज को डिवाइड कर दें। मतलब 1,20,000 करो कैलकुलेटर पे, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 80 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 80% कर लो या हाँ करें। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 80% आ गया 1,50,000। अब आप ये चीज याद कर लें। क्या याद करना है? कि अगर आपको कॉस्ट का अमाउंट गिवन हो और परसेंटेज वो मार्जिन की दे दे, तो मार्जिन की परसेंटेज यूज नहीं करनी आपने। मार्जिन की परसेंटेज में से को 100 में से माइनस कर ले रहे, तो कॉस्ट की परसेंटेज आ जाएगी, और कॉस्ट को कॉस्ट की परसेंटेज से डिवाइड कर देना, वही आंसर आ जाएगा। तो अब 3 बातें आ गई आपके सामने। यही यूज होती है पेपर में ज्यादातर। पहली चीज, पहली वाली बात बताओ, परसेंटेज मार्कअप की गिवन हो और अमाउंट कॉस्ट का बताओ, तो क्या करेंगे? ऐड करके मल्टीप्लाई कर लो। 100 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लो। और परसेंटेज अगर मार्कअप की ही गिवन हो, बेटा दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, मार्कअप की ही गिवन हो और अमाउंट सेलिंग प्राइस का दे दे, तो फिर 100 ऐड करके डिवाइड कर दो, तो कॉस्ट आएगी। सेलिंग प्राइस गिवन है तो कॉस्ट आएगी। और परसेंटेज अगर मार्जिन की गिवन हो तो पहले 100 में से माइनस करो, जो बचे वो कॉस्ट की परसेंटेज होगी, और कॉस्ट को उससे डिवाइड कर दो। और अगर सेलिंग प्राइस वाले में यही चीज करनी है, लेकिन डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब पूरी बात मार्कअप मार्जिन का रट्टा जो आपने एंड में लगाया, वैसे इसका रीजन क्या है वो मैंने पीछे आपको कम्युनिकेट किया है। जिसमें अकल होगी, शऊर होगा, वो इसका रीजन भी जानता होगा मेहनत करके, और जिसमें नहीं होगा वो सिर्फ ये 4 पॉइंट याद कर लेगा। और पेपर में काम करने के लिए ये 4 पॉइंट कम से कम आपको याद होने चाहिए। मैं दोबारा अभी बताऊंगा आपको। जी बोले। हाँ माइनस होगा, हाँ उसमें ऐड होगा। हाँ बिल्कुल सेम है। आप क्या, हाँ जब भी तो हमने ये 4 पॉइंट बनाए। अगर अब देखो ना, आप कोई रिवाइज करे, बोले मैं मार्जिन की परसेंटेज दी हुई है, क्या करना है मुझे?
आप बोलोगे भाई अमाउंट किस चीज का गिवन है, वो बोला है मुझे अमाउंट कॉस्ट का गिवन है, आप बोलोगे 100 में से माइनस करो और फिर डिवाइड कर दो कॉस्ट से। वो बोले नहीं मुझे जो है ना सेलिंग प्राइस गिवन है, तो बोलेंगे 100 में से माइनस करो और मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से। अब आप देखें ये भी तो उल्टा हुआ है ना, कि यहाँ डिवाइड ये वाली चीज हो रही थी, मार्कअप में यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसमें एक चीज याद कर ले आप, ये जो 4 चीजें एक चीज याद कर लो। एक चीज क्या याद करो, आप बताइए क्या नाम है आपका? अलिशबा। अलिशबा एक बात बताइए, पहला पॉइंट अगर याद हो जाए ना इंसान को तो वो सारा याद कर लेगा। पहला पॉइंट क्या है, मार्कअप की परसेंटेज गिवन हो और अमाउंट कॉस्ट का गिवन हो, तो आप उसमें 100 ऐड करें परसेंटेज में और उसको डिवाइड कर दें, उसको मल्टीप्लाई कर लें कॉस्ट से। ये पॉइंट याद कर लो बस। जब ये पॉइंट याद है तो आपको मार्कअप का जो दूसरा वाला पॉइंट है सेलिंग प्राइस वाला वो भी याद रहेगा। क्या करना है उसमें, ऐड तो करना है लेकिन डिवाइड करना है। फिर आपको मार्जिन वाले भी याद रहेंगे कि मार्जिन वाले में क्या करना है, इन्हीं फार्मूलाज में जहां डिवाइड था वहां मल्टीप्लाई और ऐड नहीं होगा, दोनों जगह लेस होगा, काम हो गया। अब मैं आपसे ये चीज पूछूंगा, आइए ये यहां पर आइए। अब देखिए ये सवाल बहुत आसान है। इस सवाल के अंदर इन्होंने हमें ये जो अमाउंट्स है ना इसको कैलकुलेट करके नहीं दिया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, इधर आओ। ये तो बड़ा सिंपल सा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या कह रहा है, 15% लगा दो कॉस्ट पे, 7% लगा दो कॉस्ट पे। ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मल परसेंटेज लगाने का बोल रहा है, लगा दोगे। मार्कअप मार्जिन का वर्ड यहाँ यूज किया उसने, तो भाई ये सिंपल अपनी जैसी परसेंटेज लगाते हो वैसे लगा देना कॉस्ट पर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। यहां आ जाओ जरा, ये देखें यहां क्या बोल रहा है, मार्कअप। हाँ, मार्कअप मतलब ये परसेंटेज प्रॉफिट की कॉस्ट पर गिवन है, सही है। और ये अमाउंट किसका है, कॉस्ट का। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है ना, ये निकालनी है। अब आप बोलोगे यार क्या मसला है, ये परसेंटेज मार्कअप की है और अमाउंट कॉस्ट का है। तो देखो यहां पर क्या था, परसेंटेज मार्कअप की हो और अमाउंट कॉस्ट का हो, तो फिर मार्कअप की परसेंटेज में 100 ऐड करना है और उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेना। तो इसमें 20 में 100 ऐड करेंगे, कितना हो गया 120%, इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा एक बात बताएं, आपके पास इस सवाल में कहीं सेलिंग प्राइस गिवन है, नहीं गिवन, तो आप देखें खुशखबरी क्या है कि ये जो सेलिंग प्राइस जहां पर गिवन होती थी ना, ये 2 फार्मूलाज ये यूज ही नहीं होंगे, क्योंकि इसमें क्या था, सेलिंग प्राइस गिवन थी, कॉस्ट निकालनी थी। हमारे सवाल में कॉस्ट गिवन है, हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो हमारे पास ये 2 फार्मूलाज यूज होंगे और सिंपल हो गया। और क्यों 2 फार्मूलाज, कैसे यूज करोगे, पहला मार्कअप वाले में 100 प्लस मार्कअप और मल्टीप्लाई कर लो, मार्जिन वाले में 100 माइनस मार्जिन डिवाइड कर लो। यानी अगर इसके अंदर आपको एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकालनी है तो आप क्या करो, आप देखो मार्कअप है, अमाउंट सारी कॉस्ट की है ना, इसमें 100 ऐड करो और 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या है, मार्जिन है, इसको 100 में से लेस करो, कितना आएगा 85%, इसको 85% से डिवाइड कर लो। यहां पर क्या है, मार्कअप 25%, तो क्या मार्कअप है ना, तो 100 ऐड करो और इसको मल्टीप्लाई कर लो। ये भी मार्कअप है, इसमें 100 ऐड करो, इससे मल्टीप्लाई कर लो। ये मार्जिन है, इसमें से 100 लेस करो और इससे डिवाइड कर दो। सारे अमाउंट एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस के आ जाएंगे। जैसे ही एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस के अमाउंट आए तो ये अगला वाला भी निकालना कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें सिंपल बोला है, मार्कअप मार्जिन थोड़ी लिखा हुआ है, बोला है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस का 5% ले लो। यानी इसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करना था हमें, और ये वाला पोर्शन सिर्फ इन फार्मूला से कैलकुलेट हो जाएगा। और यही फार्मूलाज आप देखेंगे कॉस्टिंग में, यही 2 यूज होते हैं, ये 2। क्यों, कॉस्टिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट दे देता है और मार्कअप या मार्जिन दे देता है। अब आप देख लीजिएगा हर जगह यही आपको मिलेगा। जब भी कॉस्ट का अमाउंट गिवन हो और सेलिंग प्राइस निकालनी हो तो आपको यह देखना है कि मार्कअप है या मार्जिन है। मार्कअप है, 100 ऐड करके मल्टीप्लाई मारो, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। और अगर मार्जिन है तो 100 में से उसको लेस करो और जो अमाउंट कॉस्ट का दी है उससे डिवाइड करो, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। और यही 2 यूज होंगी, यकीन करें आप, मैंने आपको सब बताया है, लेकिन यूज यही 2 होंगी फ्यूचर में भी, ज्यादातर जगहों में। लेकिन हो सकता है आपका एग्जामिनर चालाक आ जाए, वो असल में वो बाहर एक बंदा इशारा कर रहा था तो उसको इस वजह से। 2 बातें बताओ क्या क्या आपके सामने आ सकता है फ्यूचर में। अमाउंट तो वो कॉस्ट का ही देगा आपको नॉर्मली,
कॉस्ट का अमाउंट दे देगा और परसेंटेज दे देगा मार्कअप की या मार्जिन की। तो आप क्या करेंगे, मार्कअप की परसेंटेज में 100 ऐड करके मल्टीप्लाई करोगे कॉस्ट से सेलिंग प्राइस, और मार्जिन वाले केस में 100 में से उस परसेंटेज को लेस कर लेना, जो आए कॉस्ट को उससे डिवाइड कर देना, आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। आइए, असल में ये जो मैंने चीज आपको बताई है ना, इसका रीजन तावीज में है। अब मैं आपको डायरेक्ट आके ये बताता कि ये कर लो, तो आप मुझसे पूछते ना कि ये चीज क्यों कर रहे हैं आप। अब ये जो चीज मैंने आपको फाइनली बताई है, इसका रीजन अगर आप अपना दिमाग लगाएं तो आप रीजन तलाश कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट बताता, जैसे नॉर्मली टीचर करते हैं, वो आगे यही बताते हैं, वो बोलते हैं बेटा आज हम करेंगे IAS 2 का ये सवाल, याद कर लो, मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं। वो ये बताते हैं मार्कअप में जो परसेंटेज दी हो उसमें 100 ऐड करके मल्टीप्लाई मार देना, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। मार्जिन में जो परसेंटेज दी हुई 100 में से लेस करना, जो आए से कॉस्ट को उससे डिवाइड कर देना, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। बच्चे बोलते हैं हाँ ये याद कर लो। क्यों नहीं पता होता, क्यों ना पता होने का नुकसान क्या है? नुकसान बताए, नुकसान ये है कि अगर फ्यूचर में छुट्टी नहीं हुई अभी, कॉस्ट की जगह पे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दे देता, कॉस्ट गायब कर दे, अब ये तरीका तो नहीं चलेगा। अब आपको अपना खोपड़ा यूज करना पड़ेगा, और खोपड़े के लिए तावीज वावीज बनाकर आप काम कुछ ना कुछ कर लेंगे। यही रीजन है कि जब हम लोग MBA में पढ़ते थे तो हमारे क्लासमेट्स जो थे वो हैरान हो जाते थे कि ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर लिया तुमने। और मैं सर के तरीके से नहीं, अपने ये तावीज वावीज बनाकर, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर में सर ने ये बात सिखाया था, तावीज बना के पूरा अमाउंट आराम से कैलकुलेट हो जाती थी। कैलकुलेटर भाई ठक 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 ठक, और बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट होता था। तो एक दफा एक मेरा क्लासमेट बोल रहा है ये अमाउंट गलत है। मैंने बोला भाई ये अमाउंट गलत हो ही नहीं सकता, और वो सही निकल गया। तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस से आप बोलेंगे तो सामने वाला बोलेगा यार फिर मुझे भी बताओ ये तरीका कौन सा है, और वो तावीज का तरीका है। तो आप याद रखें। नहीं, हमारे पास ना इंटर में भी ये टॉपिक है, मैथमेटिक्स में, बेसिस मैथमेटिक्स में परसेंटेज का टॉपिक है। वहां भी स्टूडेंट जो है ना वो रट्टे लगा के काम करता है, रट्टे लगा के काम करता है, तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं होता उसको। आइए, प्रोडक्ट कौन कौन सी है बेटा? ABCD, ABCD और E। बेटा खत्म हो गया सवाल। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। कॉस्ट बताएं कितनी कितनी है? 1 लाख कॉस्ट है, जो जाना चाहता है जा सकता है। 2,70,000 दूसरी प्रोडक्ट की कॉस्ट है। तीसरे प्रोडक्ट की कॉस्ट है 8,30,000। चौथे की कॉस्ट है 6,90,000 और पांचवे की कॉस्ट है हमारे पास 5 लाख रुपए। अब सारे अमाउंट हमने कैलकुलेट करना सीखनी है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ी करेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आप लोग मुझे बताएंगे। देखें, हमें अमाउंट निकालने किसके? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस के। बहुत आसान है। पहले कौन सी परसेंटेज दी हुई है? मार्कअप की। मार्कअप में क्या करते हैं हम? कॉस्ट को, ये कॉस्ट गिवन है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 प्लस मार्कअप की परसेंटेज। क्या परसेंटेज है? 20। तो आप 120 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो आपके पास यहां पर अमाउंट आ जाएगा। इसके अलावा अगले वाले में क्या है? मार्जिन। तो 100 में से 15 को लेस करेंगे, कितना आ रहा है? 85। 85% से डिवाइड करेंगे किसको? 2,70,000 को। मतलब 2,70,000 डिवाइडेड बाय 85%। सही है। इसके अलावा अगला वाला कौन सा है बेटा? अगला वाला फिर मार्कअप आ रहा है। देखिए मार्कअप बोल रहा है, तो मार्कअप में क्या करते हैं? 100 प्लस 25 और मल्टीप्लाई करेंगे। 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट था? 25, तो 125%। और यहां पर क्या है? मार्कअप। फिर मार्कअप आ रहा है 30%। तो आप क्या करेंगे? 6,90,000 मल्टीप्लाई बाय 30, सॉरी 130, 100 ऐड करके करेंगे ना मल्टीप्लाई। 30% बोल रहे हो? हाँ वही बात है बेटा। 50% मार्जिन। मार्जिन में क्या करते हैं बेटा? मार्जिन में क्या करते हैं? डिवाइड। और कैसे डिवाइड करते हैं? 100 में से परसेंटेज लेस करेंगे 50%। डायरेक्ट मतलब हम डायरेक्ट ये फार्मूलाज लगा रहे हैं ना, जो अभी हमने सीखे थे। सही है, डायरेक्ट फार्मूला लगा के अब यहाँ अमाउंट आएगा। मार्कअप में यही था ना, मार्कअप की परसेंटेज को क्या करना। अब ये कर लो आप लोग। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 120 से डिवाइड करेंगे 100 से। ये आ गया
हमारे पास एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे बेटा, 85%। देखिए ये आ रहा है, कैलकुलेट करो भाई, इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेट करके देखें, मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, डिवाइड करेंगे 100 से, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 130 डिवाइडेड बाय 100, और इसमें क्या करेंगे जी, 5 लाख को डिवाइड करेंगे 50% से। देखिए क्या ये अमाउंट सही है, कैलकुलेट किया आप लोगों ने, गलती हो सकती है। अब ये क्या बोल रहा है, एस्टिमेटेड, पहले हमारे पास आ रहा है एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट ये रहा, मैंने जानबूझ के पहले ये लिया है क्योंकि कॉस्ट हमारे पास मौजूद है 15%, 7%, 20%। 15% किसका लूं, ये नहीं कॉस्ट, 15% और कितना है बेटा, 7% जी, और 20%, इसका 20%, और 22% कॉस्ट का 22%, और ये वाला 2%, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 2% से। सही है, अमाउंट चेक करो। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल के लिए इसने बताया कि परसेंटेज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पे लगाना 5, 3, 6। तो आप ये परसेंटेज, अब ये सेलिंग प्राइस का ये अमाउंट है, इस पे लगाएंगे 5, और क्या है, इस पर लगाएंगे 3, और कितना है भाई बताएं, 5%, 3%, 6%, किसका, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस का, ये आ गया 6%, और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट, 8%। तो इसका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस का 8%, उसके बाद 10% एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस का, ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, इसका 10%। सारे अमाउंट करेक्ट है या नहीं। अब एनआरवी कैसे निकलती है, एनआरवी निकालने के लिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं कॉस्ट टू कंप्लीट और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, ये सारे माइनस करोगे तो एनआरवी आपके पास आ जाएगी। तो सबकी एनआरवी हमने निकाल ली। अब क्या करेंगे हम, अब लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, इस इन्वेंट्री कॉस्ट है 1 लाख। देखिए ये मैंने पूरा कॉस्ट की कैलकुलेशन को एक बॉक्स में बंद किया हुआ है, और यहाँ एनआरवी की कैलकुलेशन को एक बॉक्स में बंद किया हुआ है। इसमें सिर्फ काम की चीज ये थी कि ये कैसे निकला, और इसके लिए हमने पूरी डिस्कशन की है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। बाकी जो लिखा हुआ है वही परसेंटेज अप्लाई हो रही है। अब बताओ, कॉस्ट 10 लाख है, 1 लाख है, जबकि एनआरवी 99,000, कौन सी कम है, वो ले लेंगे। इसमें कॉस्ट है 2,70,000, एनआरवी, हाँ तो बताएं कौन सी कम है, कॉस्ट कम है, वही ले लेंगे। अगले वाले में बताओ, एनआरवी 8,09,000, कॉस्ट 8,30,000, तो हम एनआरवी ले लेंगे। इसमें बताओ, कॉस्ट 6,90,000, एनआरवी 6,73,000, तो एनआरवी कम हो गई, ये ले लेंगे। अगले वाले में कॉस्ट 5 लाख और एनआरवी ज्यादा है, तो फिर हम कॉस्ट लेंगे। अब हमारे पास एनआरवी लॉस किस में आया, एक तो इसमें आ गया हमारे पास एनआरवी लॉस, ओके 99,000 हमने लिया है वैल्यू, असल में वैल्यू 1 लाख थी, तो लॉस आ गया। अगले वाले में कोई लॉस नहीं आया, नील है। इसके बाद वाले में इसमें लॉस आया है, क्योंकि इसके अंदर ये वैल्यू हमने ली है, जबकि असल इसकी कॉस्ट ये थी, तो हमें इसमें भी लॉस हो गया। अगले वाले में हमारे पास लॉस आए हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमने ली है और असल में इसकी वैल्यू इतनी थी, तो ये लॉस आ गया। और अगले वाले में लॉस नहीं आया, नील। तो टोटल हमारा एनआरवी लॉस कितना हो गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, टोटल हमारा एनआरवी लॉस हो गया 38,310 रुपए का। सवाल खत्म हो गया। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या था, ये कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको। और ऐसे मार्कअप मार्जिन वाला, अगर आप सिर्फ ये वाला फार्मूला याद कर लें जो मैंने आपको बताया है, अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, ये वाला फार्मूले 2 यूज होते हैं ज्यादा, बस यही आपके काम के। लेकिन पूरा आ जाए तो क्या ही बात है, आपको अल्लाह और नेमतें अता फरमाए।